अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं लास्ट एपिसोड लेकर आई हूँ, ब्लैक मून बाय निशा उमर। चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हैरानगी से देखा, सारे रास्ते वो और अबान इश्वे को तंग करते आ रहे थे। तमाम दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो, बस एक मेन गेट खुला रहे। अली और दानिया साइन होते ही वहां आ चुके थे। इस घर पर कब्जा करना कोई छोटी बात नहीं था। इस हवेली पर नजर बरसों से थी। इसकी जवानी के दिन थे जब वो यहाँ गेट के सामने बैठा करता था। फिर खुद ही इसने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। बाबा हर तरह से दरवाजे बंद हो चुके हैं, बस इनका इंतजार है। वो शाम का इंतजार कर रहे थे। इनके ख्याल में अबान और ईश्वे घर होंगे। वो लोग आसानी से कब्जा कर सकते थे अगर वो दोनों घर होते, पर चलो कुछ नहीं होता। वो अब भी कर सकते थे। गेट के पास आते फुल जोश में नजर आ रहे थे। इतने में इन्हें बाहर गाड़ी रुकती नजर आई। साथ हॉर्न भी बज रहे थे, लेकिन दरवाजा किसी ने नहीं खोला। आसाम जो पीछे से ही हॉर्न बजा रहा था, ना खोलने पर बाहर निकला। गार्ड वहां मौजूद नहीं था, शायद कहीं गया था। यही सोच के अपनी चाबी से दरवाजा खोला, लेकिन सामने दानिया खड़ी मुस्कुरा रही थी। आइए आइए, अली से देखते ही बोला। अली को देख के हैरत का झटका लगा था। शाम को कहीं तो देखा था इसे पहले। आए आए नहीं, जाइए, क्योंकि अभी हमारा घर है। फाइल से खुद को हवा देते वो हंसी। ये असम मेंशन नहीं रहा अब, डियर असम। ये असम ये घर अब सेठ अली का है और मेरा है। क्या बकवास कर रही हो तुम? पीछे हटो। आगे होकर गेट खोला। फिर बाहर जाके गाड़ी में बैठा। अबान सो चुका था। ईश्वर ने इतना टाइम लगाने की वजह पूछी। असम खामोश रहा, फिर गाड़ी अंदर लेकर आया। सेठ अली और दानिया गुस्से और तहस से बाहर इसे देख रहे थे। तुम यहाँ रह सकते हो कुछ दिन, लेकिन ये घर अब तुम्हारा नहीं है। जो ही बाहर निकला, दानिया दोबारा सामने आई। मेरा दिमाग मत खराब करो, बहुत बुरा होगा। बान को कंधे पर डालते ईश्वर का हाथ पकड़ा। दरवाजे बंद है। सेठ अली ने हाँक लगाई। आसाम दरवाजे के करीब गया था कि दरवाजा खुद ही खुल गया। दानिया का मुंह खुला रहा। तुम्हारा बाप भी इस घर के अंदर के दरवाजे मुझ पर बंद नहीं कर सकता। वापस मुड़ते इसे देखा। इसमें परेशानी से सब देख रही थी। अबान को इसके रूम में लिटा के दरवाजा लॉक किया। फिर किसी को कॉल करते राहदारी में बने एक शेल्फ के पीछे आवाज उठाया। इसके अंदर से छोटी सी पिस्टल निकाली और अपनी पॉकेट में रखी। ईश्वे, आप कमरे में जाएं, मैं आता हूँ। ईश्वे जो सीढ़ियों के पास खड़ी थी, इसे देखा। नहीं, मैं आपके साथ आऊंगी। अजीब सा खौफ था। मैंने आपसे कहा है कमरे में जाएं, जब तक मैं ना कहूँ बाहर नहीं आना। इसकी आवाज ऊंची थी। ईश्वे पीछे मुड़ी और अपने कमरे में बंद हो गया। शाम नीचे आया, अपनी अंदरूनी जेब से पेन निकाल के सामने वाली पॉकेट पे रखा। फिर सोफे पर बैठ गया और वो दोनों इसके सामने बैठे थे। शुरू करे अपनी बकवास। दिमाग की रगें तनी हुई थी। बकवास नहीं, सच। और ये जो तुम अपनी जर खरीद बीवी को कमरे में भेज दिया है ना, इसे भी बाहर निकालो। जर खरीद पे आसाम की आंखों भी और भी सुर्ख हुई, लेकिन वो जब्त करके बैठा रहा। ये फाइल है इस घर की, जिसके मुताबिक तुम अपना ये घर मेरे नाम कर चुके हो। सामने उठा के देखी, फिर वापस फेंकी। पहली बात, ये घर मेरे नाम नहीं है, और दूसरी बात, जो कागजात तुम्हारे पास हैं वो ये फेक हैं। फेक कैसे हो सकते हैं साम शेख? ये मैंने खुद तुम्हारे लॉकर से निकाले हैं अपने इन हाथों से। हाथ हवा में लहराए। वो बहुत एक्साइटेड नजर आ रही थी। जी, मैं भी इन्हीं कागजात को फेक कह रहा हूँ। तुम्हारे पास जो कुछ है वो सब नकली है। तुम झूठ बोल रहे हो। कोई बात नहीं, ये लीगली तौर पर अब हमारा घर है। तुम चाहो तो यहाँ एक दिन रह सकते हो, वरना यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा समेटो। सेठ अली खड़ा हुआ। बैठ जाएं, अभी आपको कुछ दिखाना है, वो सर्द आवाज में कहता। सीधा हुआ, आंखें हनूस सुर्खती अंदाज पार था। चंद सेकंड में बाहर बाइक रुकी थी। फिर हमीद साहब अंदर आए। ओहो, अली को देख के इन्हें हैरत हुई। काफी अर्से बाद मुलाकात हुई थी। आप जानते हैं इन्हें? हैरानगी से देखा। हाँ, हम दोनों तुम्हारे पापा के पास काम करते थे। ये कार्ड था, और इस कमीने को मैं लेकर आया था। इसने मेरी ही रस्सियां काट दी। अली को गुस्सा आया हमीद को देख के। मतलब समझा नहीं मैं तुम्हें? समझ भी कैसे आएगा? अली हमीद साहब की तरफ बढ़ा। तुम्हारी वजह से मैं इस जगह से कंगाल होकर गया। आज देख, तेरी बेटी को नंगे सर यहाँ से निकालूंगा। अपनी जबान को लगाम दो। असाम उठते इनके करीब आया। मेरी जबान को लगाम देने से क्या होगा? सच्चाई बदलेगी तो नहीं? अली पीछे हुआ। सच्चाई तुम्हें हमीद साहब बताएंगे। फिर हमीद ने असाम को देखा। ये फाइल्स देखने के बाद और कौन सी सच्चाई रह जाएगी? मिस्टर साम, तानिया कब से खामोश थी। इन फाइल में सब झूठ है। ये मेरा घर और ये मेरा घर मेरे नहीं, ईश्वे के नाम है। असाम ने धमाका किया। तुम अब झूठ बोल रहे हो। अली बिगड़ गया। बटर भड़का, सॉरी।
नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। हमीद साहब बोले, ये घर ईश्वर के 18 साल के होने तक मेरे नाम था, फिर ये घर ईश्वर के नाम हुआ है, लेकिन तुमने ये घर अपने नाम क्यों करवाया, मुझे समझ नहीं आई। इन्हें अली वाले मामले का कुछ मालूम नहीं था। तुम भौंक रहे हो आज भी, जैसे इस वक्त भौंके थे। मैं कुत्ता हूँ ना, जो इस वक्त असफंद और इसकी बीवी को कत्ल कर दिया इस घर के लिए, इस दौलत के लिए, और अब तुम कह रहे हो आसाम का वजूद साकित हुआ, मतलब इसके बाबा को कत्ल इसने किया था। रुको, इतनी इतनी आहिस्ता आवाज थी कि बमुश्किल वो ही सुन सक पाए। हमीद साहब ने मेरी मामा के साथ नहीं, वो सब मैंने किया था, वो सब मान रहा था, वो सब मैंने किया था ताकि मैं आराम से इसकी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाऊं, पर तुम्हारे जलील बाप ने सब कुछ इस कमीने को दे दिया। इतनी बड़ी सच्चाई आज शाम को पता चल रही थी। असल में वो तो बेवकूफ बना था, इसे कहते हैं कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता। बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, वो हंसा। और मैं सजा कैसे दे रहा था, और मैं सजा किसी तरह था। बेसाख्ता इसका हाथ पॉकेट की तरफ गया, गन निकाली, ठा 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 3 गोलियां अली के सीने में पवस की। अचानक इस सफात के लिए कोई भी तैयार न था। इश्पे जो कब से अंदर बैठी थी खौफ से कांप रही थी। बाहर से आती ऊंची ऊंची आवाजें इसका दिल हौला रही थी। गोली की आवाज पर इसकी चीख निकली। आगे होकर असाम ने पूरी गन इस पर खाली की थी। बाबा दानिया मरते हुए बाघ को देख के चिल्लाई। कुछ ही देर में वहां पुलिस आ चुकी थी, जो आसाम शेख को हिरासत में लेते इनके घर को सील कर गई थी, क्योंकि इस घर के कागजात को प्रॉपर चेक किया जाना था। लेकिन आसाम वो विश्व से जुदा होने वाला था क्या? करते इसे 2 लोगों ने देखा था, इश्के और अबान हमीद साहब के साथ वापस इन्हें ले आए थे, जबकि आसाम हवालात में था। क्या मैं अपने वकील को एक कॉल कर सकता हूँ? कॉरिडोर में इसके साथ चलते इंस्पेक्टर से पूछा। जी जी सर, क्यों नहीं, वो आसाम को पहले से जानता था, मेरे मोबाइल में है नंबर। इसने अपना मोबाइल दिया तो आसाम ने टोका। फिर आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। कुर्सी पर बैठने का इशारा करते इंस्पेक्टर ने कागजात निकाले। आसाम बैठ गया। मेरे पास कुछ है आपको दिखाने के लिए। फिर इसने वो सीक्रेट कैमरा इंस्पेक्टर के हवाले किया। उन्होंने फौरन इसे लैपटॉप में कनेक्ट किया था। वो सब देख रहे थे, सब कुछ मौजूद था, कत्ल भी और जो वहाँ बातें हुई थी। इसमें तो ये भी साबित होता है कि कत्ल आपने किया है। जी सर, मैं अपने हिस्से की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये जो मुजरिम है इन्हें खुलेआम नहीं घूमने दे सकता। ठीक है, वैसे अगर आप अपने केस में सच्चे तो डेथ की ऑफर भी कर सकते हैं इन्हें। आप कन्फेस कीजिएगा। ओके, आई विल ट्राई। लेकिन आपको आपके जुर्म की सजा भी मिलेगी। जी जी जी, मैं जानता हूँ। वो कुछ डिप्रेस था। सूरत हाल इस कदर खराब हो जाएगी एकदम से, किसी को भी नहीं पता था। वो कितने खुश थे, नजर लग गई थी। ईश्वर और अबान की एक अलग टेंशन थी। कुछ देर बाद वहाँ दानी आई थी अपने वकील के साथ। आसाम के आईब्रो तने मुझे कंप्लेन करनी है अपने बाप के कत्ल की। कुर्सी घसीट के साथ के बैठते वो आसाम को देख रही थी। इसका अंदाज ऐसा था कि आसाम ने मुश्किल सबर के घूंट पिए। साहब को मोबाइल लाकर दो। कुछ लिखकर इसने आसाम की तरफ बढ़ाया, फिर पास खड़े कांस्टेबल से कहा, यस सर। वो बाहर चली गई। जी बीपी शुरू करें, आप कंप्लेन लिखें। वो तो मैं लिख लूँ, लेकिन इससे पहले आपको एक ऑफर करता हूँ। आसाम पेपर पढ़ रहा था। मुझे किसी भी किस्म की ऑफर नहीं चाहिए, मुझे कत्ल का बदला कत्ल चाहिए। देखें बीबी, अगर आप कत्ल के बदले कत्ल चाहती हैं तो ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब आपने रिश्वत ले ली होगी, इनसे जबान संभाल के बात कीजिए। अगर कत्ल के बदले कत्ल करना है तो फिर ये किसी भी सजा के मुस्तहिक नहीं होते। इन्होंने अपने बाप के कातिल को मारा है। मुस्कुराने की बारी आसाम की थी। आप मुझे कानून मत सिखाएं। अगर कत्ल बाप का किया है तो बेटा सजा क्यों दे रहा है? कानून देना जैसे आपकी मर्जी। कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाएंगी तो होश ठिकाने आ जाएंगी। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जो कहा है वो करें। बीबी, पहले तो ये कागजात कोर्ट को पेश किए जाएंगे, इनकी तहकीक वो अपने मुताबिक करेंगे, फिर आगे उनका फैसला होगा। अगर आप यहाँ सजा के मुस्तहिक हुई तो जेल के लिए आपको भी आना पड़ेगा। और एक बात, इंस्पेक्टर आगे हुआ मुजरिम कंप्लेन नहीं करवा सकता, मेरा वकील करवाएगा कंप्लेन। जी मैडम, उन्होंने देखा नहीं है ना सब? हमीद साहब करवाएंगे। वो चिल्ला उठी। उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। आसाम ने कंधे उचकाए, क्योंकि वो जानता था हमीद साहब कभी भी संगे इनके खिलाफ गवाही नहीं देंगे। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। मैं आप तो हमें से बात सुन ले मेरी। कंप्लेंट लिखवाना और करवाना आसान है, इसके बाद जो होगा वो आपके लिए आसाम साहब से कहीं ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर सकता है। दूसरी तरफ यह है कि आप खून बहा यानी डेथ कर लें।
डेट कर लें। हरगिज़ नहीं, मैं इसे फांसी के फंदे तक लेकर जाऊंगी। ठीक है, इन्हें हवालात में रखो, 24 घंटे में इनके पेपर्स कोर्ट में पेश किए जाएंगे। हवलदार को इशारा किया, मुझे क्यों? वो खड़ी हुई, क्योंकि आपने चोरी की है। आपके पास कोई सबूत है? सबूत ये रहा। पेन सामने लहराया। इनमें आप और आपके वालिद साहब दोनों ने खुद अपने जुर्म कबूल किए हैं। ये काफ़ी होगा मेरे ख्याल में। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। आसाम शेख वो भूल चुकी थी कि वो कहाँ खड़ी है। मैडम, खामोशी से अंदर जाएं। ये धमकियाँ आपके लिए जानलेवा भी हो सकती हैं। इसके जाने के बाद वो आसाम की तरफ घूमा। आपको भी 24 घंटे के लिए जेल में रखा जाएगा। फिर इसके बाद जो कोर्ट फैसला होगा वही होगा। ओके, अभी आप अपने वकील से बात कर सकते हैं। मोबाइल से पकड़ाया। फिर असाम ने रफाकत को कॉल करके सारा मामला समझाया। वो अभी आने के लिए तैयार था, लेकिन असाम ने इसे सुबह आने का कहा। वो रात असाम के हवालात में गुजरी थी। इन्हें कुछ पता ही नहीं था साथ वाले घर में क्या हो रहा है। अगले दिन परवशा बेगम खुद आयशा से मिलने आई थी। वहाँ आयशा को देखकर इन्हें हैरत हुई। ये कब आई? हालचाल पूछने के बाद पूछा, कल सुबह। आयशा ने जवाब दिया। इन्हें लग रहा था जैसे वो टो लेने आई हैं कि ईश्वर किस हालत में है, रहने के लिए आई है। परवशा ने इसे ऐसे ही पूछा, हाँ कुछ दिन के लिए रुकेगी। वो मुख्तसर जवाब दे रही थी, अच्छा शोहर छोड़ के गया है? नहीं, हमीद साहब लेकर आए हैं। अच्छा चलो सही है, माँ बाप से मिल लेगी तो। आपको कुछ काम था? इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ईश्वर की भी तबीयत ठीक नहीं थी। अबान रईस के साथ बाहर गया था। हमीद साहब थाने आसाम के लिए खाना लेकर गए थे। नहीं, मैं बस ऐसे ही। इन्हें बात करने में इतनी दिक्कत हो रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे शुरू करे। ऊपर से आयशा का स्पॉट अंदाज। मामा, ईश्वर ने थाने बुलाया है। ईश्वर को थाने बुलाया है। रईस अपनी जो उनमें अंदर आया था। थाने खैरियत है? परवशा के कान खड़े हुए। आयशा रईस को देखकर रह गई। मजबूरन आयशा को सारी बात बतानी पड़ी। पता नहीं कैसे लोग दूसरों को तकलीफ दे देते हैं। इनके दुख में शरीक होना चाहिए। तुम ईश्वर से कहो तैयार हो जाए, मैं भी साथ चलूंगी। तबीयत नहीं सही इसकी। हाय, क्या हुआ इसकी तबीयत को? कुछ नहीं, बस उम्मीद से है ना, तो इसीलिए ये बताते हुए आयशा के दिल में ठंड पड़ी थी। मुबारक हो, फिर तो शुक्रिया। इतनी देर में ईश्वर चादर लेकर आई। आपा फिर हम चलेंगे। आप अगर बैठना चाहें तो। मैं अकेली क्या करूंगी? मैं भी चलती हूँ। घर इज्जत अकेली है। रईस टैक्सी लेने के लिए बाहर निकल रहा था। इज्जत के नाम पे होक सी उठी। इस मुतल्लिक फिलहाल कोई बातचीत ही नहीं हुई थी। इसका राब्ता दोबारा इज्जत से नहीं हुआ था। थोड़ी देर में टैक्सी आई तो ईश्वर और आयशा चली गई। रईस और अबान घर ही थे। वहाँ ईश्वर को की आसाम से मुलाकात भी हुई थी। आसाम के वकील ने ईश्वर के सारे मामलात क्लियर किए थे। हमी ने तमाम बातें जो इन्हें मालूम थी बता दी। इनके कागजात कोर्ट में जमा करवा दिए गए थे। 5 तारीख को पहली पेशी थी। इन्हें आने में देर हो गई थी। आज पहली एयरिंग थी। सामने हमीद साहब खड़े इन्हीं का इंतजार कर रहे थे। अंदर पहुंचने तक वो इन्हें मैं बातें समझा गए थे। कोर्ट के अंदर बहुत कम लोग थे। वो तुमसे पूछेंगे फाइल के बारे में। तुमने कहना है कि वो सब कुछ तुम्हारे नाम है। बस एक जो फैक्ट्री है एक जो नहीं वो फैक्ट्री है वो शाम के नाम थी। ठीक है, इसके कंधे पर हाथ रखे। वो चलती और नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना। बाबा, वो शाम को छोड़ तो देंगे ना? वो खोज थी। हाँ हाँ, वो अभी हमारे साथ ही जाएगा। इसे तसल्ली दी। बस हमें दानिया को डेट के लिए कन्फेस करना है। वो ना मानी तो। आयशा ने इन्हें देखा। यही तो मसला है, वो मान नहीं रही। वो लोग रूम में दाखिल हुए। अस्सलाम वालेकुम। सामने ही जज साहब बैठे थे। एक तरफ आसाम कुर्सी पर बैठा हुआ था और दूसरी तरफ दानिया पे चोरी का केस था जो पहले हल करना था, इसीलिए इसके लिए आज हियरिंग थी। आसाम को देख के दिल धड़का। वो परेशान नहीं था तो इसे भी नहीं होना था। गहरी सांस लेते दूसरी तरफ मुड़ी। बैठिए। कुर्सी की तरफ इशारा किया। आप में से ईश्वर कौन है? जज ने पूछा। ईश्वर ने गर्दन हिलाई। ओके, यहाँ आइए, आपसे कुछ सवालात पूछने हैं, बस आपने इनका जवाब देना है। विटनेस बॉक्स की तरफ इशारा किया। ओके, वो चलते हुए इसके अंदर आई। प्रोसिक्यूटर ने इसके सामने गिलाफ में लपेटा कुरान रखा। हाथ रख के कहें, जो कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। इसने हाथ रखे, दोहराया, जो कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है। प्रोसिक्यूटर ने साथ खड़े ऑफिसर को कुरान पकड़ाया। चले शुरू करें। वहाँ चंद लोग ही मौजूद थे। वो इन्हें देख रही थी। क्या आप आसाम शेख को जानते हैं? जी, वो मेरे शोहर हैं। आपके पास निकाहनामा मौजूद है? इसने बाबा को देखा क्योंकि इसके पास मौजूद नहीं था। हमीद ने हाँ का इशारा किया। जी मौजूद है। ओके, क्या आप दिखा सकती हैं? ये रही फाइल। डेफिनेट। वकील ने निकाहनामा वाली फाइल निकाल के जज साहब के टेबल पे रखी, जो इन्होंने उठा के देखी। ठीक है, आप शुरू करें। देखने के बाद प्रोसिक्यूटर को इशारा किया। जी, तो आपकी शादी को कितना अर्सा हुआ है? फाइल जज साहब से ली। 7वां। ईश्वर ने जवाब दिया। आपका एक ही बेटा है? 7 माह में शादी से पहले ही बच्चे? वो हंसा। जी नहीं सर, वो मेरा नहीं, मेरे शोहर यानी आसाम शेख का बेटा है, पहली वाइफ से। ईश्वर ने तहम्मुल से जवाब दिया। इसे पहले ही बाबा ने बता दिया था कि वो कुछ भी किसी किस्म का सवाल भी पूछ सकते हैं। और इसने नॉवल भी तो पढ़ा था ना, निमल, जिसमें
हुनैन यूसुफ से किस तरह के सवालात किए गए थे। ठीक है, इनका बेटा क्या नाम है? अबान। हाँ, अबान। इनकी पहली वाइफ से है, तो इन्होंने आपको इसकी सेकंड मदर यानी देखभाल के लिए अपने निकाह में लिया? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सामने इन्हें घूरा, आप खामोश रहे। प्रोसिक्यूटर ने इसे टोका। आप मुद्दे से हट के सवाल कर रहे हैं। डेफिनेट वकील ने एतराज़ किया। रुके रुके, हम इसी तरफ आ रहे हैं। तो साहब, यहाँ मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर इन्होंने ईश्वर से दूसरी शादी की है, तो इन पेपर्स के मुताबिक तमाम जायदाद इनकी शादी से पहले की इनके नाम क्यों कर दी गई थी, जबकि असूलन तो ये होता कि अगर शोहर ऐसा करना चाहता है तो वो शादी के बाद ही सब कर सकता है। इससे ही साबित होता है कि ये सब पेपर्स जाली हैं, और ये जो वाले पेपर्स हैं मेरी मकतूला के पास हैं, वही असली हैं, और वही इस जायदाद की असली मालकिन है। वो बोल रहा था। ऑब्जेक्शन। ऑर्डर एतराज़ रिजेक्ट कर दिया गया। अगर ये असली मालकिन है, तो फिर इनके मुतालिक असाम साहब से पहले ही इनके ताल्लुकात असाम साहब से पहले ही थे। अब वो ताल्लुकात कैसे थे कि जायदाद इनके नाम कर दी गई? ईश्वर का चेहरा तेजी से सुर्ख पड़ रहा था। बकवास बंद करो। असाम अपनी जगह से उठा। जज साहब, मेरी दरख्वास्त है कि आप मिस सानिया के हक में फैसला करते हुए केस खत्म कर दें। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मुझे मेरे मुवक्किल की सफारी पेश करने का मौका मिलना चाहिए। जी बिल्कुल मिलेगा। कहें, आपने क्या कहना है? डेफिनेट ने असाम को दोबारा कुर्सी पर बिठाया। सर, मैं दानिया साहिबा को बुलाना चाहूँगा। जी। मिस दानिया को बुलाया गया। वो खूबसूरत थी। वैसे ही इसके सामने कुरान रखा गया था। बस आम शेख को कब से जानती हैं? जी, मैं इनको काफ़ी अरसे से जानती हूँ। किस ताल्लुक से? अगला सवाल। मेरे बाबा इनके बाबा के कार्ड थे। इससे हमारी मुलाकात हुई थी। वो बेतिहानी में बोल गई। सर, केस तो हल हो गया। कैसे? प्रोसिक्यूटर हैरान होते खड़ा हुआ, ऐसे कि जब इसके वालिद साहब असफंयार के कार्ड थे, तो ये हवेली अगर इनकी होती तो वो यहाँ कार्ड के हिसाब से तो ना रहते ना। अगर बाप गार्ड था तो बेटी मालकिन कैसे हुई? ये तो वाज़ेह दलील नहीं है। कोर्ट का वक्त ज़ाया हो गया। नेक्स्ट हियरिंग 28 तारीख को होगी। शुक्रिया। अदालत बर्खास्त की जाती है। जज साहब उठ के चले गए। तो मैं तो देख लूँगा। मैं हवलदार दानिया और असाम दोनों को लेकर गए। मामा बाबा नहीं आए ना? अबान इसे शिद्दत से याद कर रहा था। नहीं, लेकिन जल्द आ जाएंगे। हमीद साहब ने इसे गोद में उठाया। नाना, मैं इन्हें मिस करता हूँ। आप इन्हें बताते। वो रोने लगा था। वो आ जाएंगे। आयशा ने आगे होकर इसे पकड़ा। यहाँ हम सब हैं। सब तो अब बाबा को मिस मत करें। वो ठीक हैं, काम कर रहे हैं। फ्री होंगे तो वापस आ जाएंगे। कब फ्री होंगे? मामा, आप ले जाएं। मैं इन्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ठीक है, हम लोग कल चलेंगे। ईश्वर भी उदास थी। मैं बाबा के बिना नहीं रह पाऊँगा नाना। वो आयशा से लिपटा। सब्र करो मेरे प्यारे बेटे। इसे प्यार करते खुद में भींचा। हम लोग अभी बाहर घूमने चलेंगे। अबान ठीक हो जाएगा। रईस भी वहीं था। नहीं मामू। क्यों नहीं? मामू, क्यों? क्योंकि मैं उदास हूँ, और बाबा के बिना अब मज़ा ही नहीं आता। अब बाबा के बिना मज़ा ही नहीं आता, लेकिन हमें उदास भी तो नहीं होना ना। खुद ही होता जा रहा हूँ यार, बाबा की जब याद आती है। वैसे मामा, पहले तो बाबा मुझे बुलाते थे। इस बार आपको क्यों बुलाया? मशकूक नज़रों से देखा, इसीलिए कि अब मेरी बारी थी। नेक्स्ट आपकी। ओके, कल हम साथ चलेंगे। इससे तसल्ली हुई। साथ ही चलेंगे। पता नहीं इतने दिन बाद क्यों हियरिंग की डेट दी है। क्या था? जल्दी रख लेते। बेचारा बच्चा कितना परेशान है। आयशा ने शिकवा किया। कुछ नहीं होता। ये दिन भी गुजर जाएंगे, और फिर वो दिन गुजर ही गए। असाम के घर को बाइज्जत बरी कर दिया गया। दानिया का कागजात को जाली करार देते तमाम चीजें ईश्वर को ही सौंप दी गई थी। दानिया की कम कैद के साथ साथ करोड़ों का जुर्माना भी हुआ था, क्योंकि इसने कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि करोड़ों के हिसाब से जायदाद पर डाका डाला था। असाम अभी जेल में था। अगर दानिया डेथ के लिए ना मानी तो इसे भी 25 साल की उम्र कैद हो सकती है। अगर दानिया नहीं मान रही डेथ के लिए, तो मकतूल के और कोई वाली वारिस भी तो होंगे ना। वकील साहब इस वक्त रफाकत के कैबिन में बैठे थे। जहाँ तक मेरा ख्याल है, इनकी बीवी की वफात हो चुकी है। फिर भी मैं जाऊँगा इसके घर। जी, जितना जल्दी हो सके। इस हियरिंग से पहले हमें डेट के लिए कुछ करना है, नहीं तो फिर 25 साल की सज़ा हो सकती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं बस अभी निकलता हूँ। बल्कि एक काम करें, आप भी मेरे साथ चले। अगर कोई मिले तो हम इनसे पेपर वर्क करवा सकेंगे। ओके, ठीक है। फिर वो दोनों कुछ देर में वहाँ से निकले थे। अली सेठ के इलाके तक पहुँचने के लिए इन्हें काफ़ी वक्त लग गया था। ये सेठ अली का घर कहाँ मिलेगा? एक औरत जो बच्चे को उठाए कहीं से आ रही थी, इससे पूछा। जी, इनका घर तो नहीं, हवेली है। वो सामने जो फ्रंट की दीवार नजर आ रही है, बस उसकी तरफ इशारा किया। ओके, शुक्रिया।
अल्लाह करे कोई तो मिल जाए जो हमारी मदद कर दे। हवेली के सामने गाड़ी रुकते वो उतरा। जी मिस्टर अली से मुलाकात हो सकती है साहब? इनकी तो वफात हो चुकी है। ओहो, घर का अफसोस का नाटक किया। इनके घर में से किससे मुलाकात हो सकती है? जी साहब, इनकी बीवी है, आप उनसे मिल सकते हैं। ठीक है, वो अंदर की तरफ बढ़े। साहब आप यहाँ रुके, मैं पूछ के बताता हूँ। ठीक है, वो लोग रुके। बात सुनो, वकील ने गार्ड को रोका। जी वो रुका। अंदर जाके कहना कि अली साहब के वकील आए हैं। जी सर ठीक है। वो चला गया। फिर कुछ देर बाद वापस आया। वो इन्हें अंदर ले गया। डाइनिंग रूम में बैठे इंतजार का कहकर वो चला गया। शुक्र है बस वो लालची औरत हो, आसानी होगी हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम। एक 25-26 साल की नौजवान लड़की अंदर दाखिल हुई। वालेकुम सलाम। वो खड़े हुए। बैठे बैठे इन्हें इशारा करते वो खुद भी बैठ गई। वो दरअसल हम लोग एक मकसद के लिए आए हैं। जी कहें। वो समझदार लग रही थी। अपने हुलिये से एक पुरवकार लड़की, आप जानती होंगी अली साहब का कत्ल हुआ है। रफाकत ने बात शुरू की। जी जानती हूँ, और मुझे किसी की कोई कंप्लेन नहीं करवानी और ना ही मुझे किसी पर शक है। शायद पहले भी इनके पास पुलिस आ चुकी थी, इसीलिए अकड़ाहट से जवाब देता है। नहीं, हमारा ऐसा मकसद नहीं है। एक्चुअली हम आपसे कुछ और बात करने के लिए आए हैं। बस प्लीज तहम्मुल से हमारी बात सुन लीजिएगा। इसके चेहरे से किसी किस्म की हैरानगी जाहिर नहीं होती थी। मुझे लगता है वो जिसने उसे परचेज किया था ना लड़की को, तो मुझे लगता है ये सेठ अली ही था। हम लोग कातिल की तरफ से हैं और हम चाहते हैं कि आप कातिल को डेथ लेकर माफ कर दें। ओहो, अब इसके होंठ सिकुड़े। ठीक है, मुझे मंजूर है। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। सच कह रही हैं? इन्हें यकीन नहीं आया। जी सच कह रही हूँ। आपका और मेरा मजाक का रिश्ता तो है नहीं। ओके प्लीज आप ये यहाँ साइन कर दें और आपको चेक लिख कर देता हूँ। साइन करो के डेट की रकम चेक पे लिख कर दी, जो पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक आज के दौर में आई थिंक 5 करोड़ 24 लाख इस तरह कुछ है। ये 5 लाख 24 हजार, नहीं 24 हजार नहीं है, 5 लाख कुछ समथिंग है, यानी 5.5 लाख तक थे। 50 लाख, सॉरी 50 लाख तक थे। मुकम्मल तस्दीक के बाद इन्हें कल कोर्ट आने की दरख्वास्त भी की थी। अपने निकाह नामे भी ले आने का कहा। वो लोग वहाँ से आधे घंटे में वापस आ गए। इनका काम हो गया था। अब दानिया को क्या मजाल के आसाम की आज़ादी की राह में रुकावट बने। मामा आप बाबा को आज़ाद कर देंगे ना? इसे रईस ने सब बता दिया था। इंशाल्लाह। इश्वे तैयार हो रही थी। आज आखिरी एयरिंग थी। जब पापा आ जाएंगे फिर हम अपने घर चले जाएंगे। और इसके जूते निकाल के सामने रखते हुए बोला, जरूर, बस बाबा के लिए दुआ करना। जूते पहनते अपना बैग उठाया। आ जाओ बेटा। हमीद साहब इसे बुलाने के लिए दरवाजे पर आए तो वो अबान के बाल सीधे करते इनके पीछे बाहर निकल आई। 1 माह से वो इसी रूम में रह रहे थे। इन्हें घर वापस कर दिया गया था, लेकिन आयशा नहीं चाहती थी कि इस हालत में वो अकेली रहती। टैक्सी में बैठे इसने मोबाइल निकालने के लिए बैग में हाथ डाला। हाथ में से बॉक्स का टुकड़ा जो इसे सामने दिया था। इसे बहुत कुछ याद आ गया। इसमें नोजपिन थी। वो पहले देख चुकी थी, लेकिन इसने कभी नोजपिन यूज नहीं की थी। नाक ही नहीं सिला था तो वो कैसे पहनती। मामा अगर टाइम है तो हम कुछ देर ज्वेलर की शॉप पर रुक सकते हैं? क्यों, इस वक्त ऐसे हालात में तुम्हें ज्वेलरी चाहिए? उन्होंने डांटा। नहीं, बस काम है छोटा सा। प्लीज बाबा, प्लीज आप रोकिएगा। आयशा की घुरी को इग्नोर करते बाबा से कहा, ओके देखता हूँ। इन्होंने हामी भर ली थी। फिर कुछ देर बाद वो ज्वेलरी से नाक बनवा रही थी और आयशा से सदमे से देख रही थी। इसने नोजपिन अपनी दी थी। दर्द तो बहुत हुआ था, लेकिन वो शाम की खुशी के लिए बर्दाश्त कर सकती थी। तुम पागल हो? आयशा मुश्किल बोल पाई। हाँ जी, अब आपने शादी करवाई है तो मुझे शोर की पसंद का ख्याल भी तो रखना है ना। आंख से निकलता पानी साफ करते वो दर्द बर्दाश्त करते सुर्ख हो रही थी। हाँ, अल्लाह नसीब अच्छे करे। इन्हें अच्छा लगा था, लेकिन वक्त ठीक नहीं था। पर ईश्वर जानती थी वो इससे बेहतर वक्त कोई नहीं हो सकता। आसाम से दूर होने के बाद उसे समझ आया था कि इसके बिना वो रह ही नहीं सकती। पहले जब 2 हफ्ते के लिए गया था तब भी इसकी ऐसी ही हालत थी, लेकिन वो समझ नहीं पाई थी। लेकिन अब वो फैसला कर चुकी थी कि आसाम को कभी खुद से दूर नहीं करेगी। आधे घंटे में वो लोग कोर्ट पहुंच चुके थे। वकील और रफाकत पहले से ही रूम के बाहर खड़े कुछ डिस्कस कर रहे थे। इनसे मिलते वो लोग भी अपनी बारी का इंतजार करने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने जाना था। सेठ अली की बीवी अभी तक नहीं पहुंची थी। सीट उन्होंने स्टेटमेंट लिखवा तो ली थी, मगर कोर्ट के सामने डेथ कबूल करना था। सिचुएशन फिर से संगीन हो रही थी। वक्त गुजर रहा था। 10 मिनट लंबे हो रहे थे। अस्सलामुअलैकुम। टक टक की आवाज इनके करीब रुकी। मुस्कुराती हुई वो लड़की, वालेकुम सलाम मिसेस सेठ, बहुत शुक्रिया आपके ताउन का। रफाकत ने इसे देखते जगह दी। हाँ इट्स ओके, इसमें मेरा ही फायदा है तो मैं क्यों ना आती। वो इंतहाई खूबसूरत थी। इसकी मुस्कुराहट से गाल पे नन्हा सा गड़ा नुमाया हुआ। वो इसकी छोड़ी हुई जगह पर बैठी।
اور مجھے مسز سیٹھ مت کہا کریں، میرا نام نوشین ہے، آپ مجھے میرے نام سے ہی پکاریں۔ ٹھیک ہے۔ کچھ دیر میں ان لوگوں کو بلایا گیا تھا، پھر ایئرنگ شروع کی گئی۔ عشوے اور ابان سب سے پہلی لائن میں بیٹھے تھے، دوسری میں حمید صاحب اور عائشہ اور لوگ بھی تھے۔ ملزم کو لایا گیا، سام کو بلایا گیا، پولیس کسٹڈی میں سام کو وٹنس باکس میں لایا گیا تھا۔ بڑی ہوئی داڑھی، بڑے ہوئے بال، 1 مہینے میں اس کا حلیہ تبدیل ہو گیا تھا۔ عشوے نے اسے ایک نظر دیکھا، ناک میں ابھی بھی ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا۔ جی عدالت کی کارروائی شروع کی جائے، جج نے اجازت دی۔ امید ہے کہ آج آخری بار آپ کو ہمارے لیے زحمت ہوگی جج صاحب، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سیٹھ علی کی بیوہ نوشین صاحبہ نے ریٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ فائل جج صاحب کے ٹیبل پر رکھتے وکیل نے کہا، آبجیکشن مائی لارڈ۔ پروسیکیوٹر فوراً کھڑا ہوا۔ اگر پروسیکیوٹر کوئی سوالات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں مس نوشین سے۔ وہ جانتا تھا آرام سے تو نہیں بیٹھے گا۔ جی میں ان کی بیوہ کو بلانا چاہوں گا، ان کو وٹنس باکس میں بلایا جائے۔ جج نے اجازت دی۔ نوشین پر اعتماد چال سے چلتے اندر آئی، اس کے سامنے قرآن رکھتے اس سے حلف لیا گیا۔ آپ کی عمر کیا ہے مس نوشین؟ پروسیکیوٹر نے شروع کیا۔ جی 27 سال۔ اور آپ کے مرحوم شوہر کی؟ وہ 60-70 کے قریب ہوں گے۔ تو آپ کو کیا ضرورت، ایسی کیا ضرورت تھی ان سے شادی کرنے کی؟ یا آپ جھوٹ بول رہی ہیں؟ مجھے ضرورت نہیں ہے، انہیں ضرورت تھی۔ بے باک انداز۔ کیسی ضرورت؟ جسمانی ضروریات جو ہر مرد کو کسی بھی عورت سے ہوتی ہیں۔ اب میں واضح کر کے تو نہیں بتا سکتی نا۔ گلا کنگھاڑتے وکیل شاید شرمندہ ہوا۔ آپ انہیں منع کر سکتی تھی۔ کیا آپ ان کے بینک بیلنس سے امپریس ہوئی تھی؟ نہیں، مجھے انہوں نے خریدا تھا 5 لاکھ میں۔ سب کی نظریں نوشین پر تھیں۔ میں سمجھا نہیں، کہنا کیا چاہتی ہیں؟ میں ایک طوائف خانے کی بے بس طوائف تھی، جسے وہاں کی رانی نے بھیج دیا تھا سیٹھ کے ہاتھوں۔ سیٹھ نے پہلے تو کچھ راتیں میرے ساتھ سہانی کی، پھر اسے لگا کہ میں اس کی بیوی بننے کی قابل ہوں تو اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ نکاح نامہ ساتھ لائی ہوں میں۔ اپنے پرس سے نکال کے نکاح نامہ نکال کے دکھایا۔ وکیل نے دیکھتے جج صاحب کو پکڑایا، انہوں نے دیکھتے واپس شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ میں نے ڈیٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور میں ابھی یہاں جج صاحب کے سامنے دوبارہ یہ اقرار کر رہی ہوں کہ مجھے ڈیٹ دل سے قبول ہے، نہ کہ کسی زور زبردستی سے۔ کیونکہ مجھے کچھ سیکنڈ میں فیصلہ سناتا ہوں۔ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ پھر ڈیٹ کی رقم جو رفاقت ساتھ لایا تھا جج کے میز پر رکھی۔ ساتھ بیٹھے ہیلپرز نے بیگ اٹھا کے سارے پیسے مشین میں ڈالے تو فوراً ہی رقم لکھی آ گئی۔ ٹھیک ہے۔ عدالت اسام شیخ کو باعزت بری کرتی ہے اور حکم دیتی ہے کہ ان پر کسی بھی قسم کا الزام اگر لگایا گیا ہے تو اسے ختم کر دے۔ جج صاحب نے پیسے سناتے کیس بند کر دیا تھا۔ ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی۔ بابا ابان اٹھ کے اسام کے پاس آیا تھا، اس سے لپٹتے وہ بہت خوش لگ رہا تھا، لیکن ابھی اسام کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی تھی۔ چلیں سر، کچھ پیپر ورک کرنا ہے، پھر آپ گھر جا سکتے ہیں۔ انسپکٹر نے اسے اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ باقی سب لوگ گاڑیوں کی طرف چلے گئے تھے۔ عشوے اسام کے ساتھ تھانے آئی تھی۔ وہ دونوں الگ گاڑی میں تھے۔ انسپکٹر کے ساتھ ان کا وکیل بھی تھا۔ ابان، عائشہ اور حمید رفاقت کے ساتھ جا رہے تھے اور انہیں گھر ڈراپ کرنے والا تھا۔ تھانے میں آتے اس نے کچھ پیپرز پر سائن کیے۔ مجھے اپنا سامان لینا ہے، ایک دفعہ لاک اپ میں جا سکتا ہوں؟ جی سر، لے لیجیے۔ انسپکٹر نے اجازت دی۔ سام اٹھ کے چلا گیا۔ انسپکٹر اپنے کام میں مصروف ہوا تو عشوے بھی اٹھ کے اس کے پاس آئی تھی۔ وہ لاک اپ کے اندر دیوار کے پاس سے کچھ اٹھا رہا تھا۔ آہٹ پہ پیچھے مڑ کر دیکھتے سیدھا ہوا۔ میں آپ سے دور نہیں رہ سکتی۔ وہ بھاگ کر اس کے قریب آئی، بے بسی سے اس کے ہونٹوں پر جھکے۔ وہ شاید 1 مہینے کی پیاس بجھانا چاہتا تھا، شاید اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے وہ شدت سے اپنے ہونٹ اس کے لبوں میں پیوست کر چکا تھا۔ اس کی شرٹ کو سختی سے کھینچے۔ وہ بدحواس ہوئی۔ ناک کا درد غائب ہو چکا تھا۔ سام بھول چکا تھا کہ اس وقت وہ حوالات میں ہے۔ ہونٹوں کو قید کیے وہ اپنی ساری تھکن ان میں انڈھیل رہا تھا۔ بس ہونٹوں کو صاف کرتے وہ پیچھے ہوئی، لیکن وہ اسے اپنی قید میں لیے بالوں کی خوشبو میں مدہوش ہوا تھا۔ عشوے اپنی گردن پر اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس کرتے تیزی سے سانس لے رہی تھی۔ اسام گھر چلے، وہ پگھل رہی تھی۔ برداشت نہیں ہو رہا تو نوز پن کیوں؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے سرخ ناک کو دیکھا، پھر جھک کے اس پر لب رکھے۔ میں وہ کچھ بھی نہیں۔ وہ پھر اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ ہم پہلے گھر چلیں؟ ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے اسے روکا۔ ہاں۔ اس کی کلائی پکڑتے ہتھیلی چومی جو اس کے ہونٹوں سے لگی تھی۔ پہلے گھر جانا چاہیے۔ پیچھے مڑتے اس نے زمین سے کچھ اٹھایا۔ اسے دیکھ کے عشوے کی آنکھیں کھلی تھیں۔ اسام یہ گن چپ رہیں۔ اس کی کلائی پکڑتے وہ لاک اپ سے باہر نکلا۔ دو لاک اپ چھوڑ کے اگلے لاکر میں دانیہ سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ اسے وہاں سے آزاد کروانے والا کوئی نہیں تھا، لیکن ایک تھا، اس کا مسیحا۔ اسام شیخ پستول سے نشانہ باندھتے اس کی کن پٹی پر سیٹ کیا، پھر ٹریگر دبا دیا۔ گولی چلنے کی کوئی آواز نہیں آئی۔ دانیہ کا جسم ایک
दानिया के जिस्म ने एक हिचकोला लिया था, फिर बैठे बैठे ही वो जमीन पर गिर गई। वो आजाद हो गई थी। ईश्वर ने बमुश्किल अपने मुंह पर हाथ रखते चीख रोकी थी। असाम ने इसकी तरफ देखा, फिर इसका हाथ उठाया, फिर इसका हाथ पकड़ लिया। गलत नहीं किया मैंने, इसका चेहरा ऊपर करते आंखों में झांका। आपको खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। इसकी कलाई थामते वो वापसी के लिए मुड़ा। ईश्वर घसीटते चेहरे के साथ इसके पीछे थी। बाहर निकलते इंस्पेक्टर को गर्दन हिलाकर अल्लाह हाफिज कहा इसने। हम कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी रफाकत ने भिजवा दी थी। वो दोनों इस वक्त साथ थे, अपने घर और अबान वहाँ। इसका ख्याल नहीं रखेंगे? उल्टा सवाल रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? वो हड़बड़ाई। तो इसे कुछ दिन वहीं रहने दें। क्यों? वो आपको मिस कर रहा था और आप इसे वहीं छोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं भी आपको मिस कर रहा था और अब मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं बर्दाश्त करूंगा। और वो आपका बेटा है। ईश्वर ने घूरा। तो इसे हमारे बीच आने दोगी? नहीं, मेरा मतलब है वहाँ कैसे रहेगा? मैं भी नहीं हूँ। और फिर वो आपके लिए इतना उदास था। ओके। इसने गाड़ी का रुख मोड़ा। एकदम से इसका मूड खराब हो गया था। आपको वहीं छोड़ के इसे ले आऊंगा। गाड़ी की स्पीड तेज करते जा रेहाना अंदाज में कहा असाम। असाम, आप इतनी जल्दी खामोश रहे। इसे ब्रेक लगाया। गाड़ी की स्पीड तेज से तेज हो रही थी। प्लीज गाड़ी स्लो करें। हवा की तरह वो गाड़ी क्रॉस कर रहा था। असाम अनसुनी करते ड्राइव कर रहा था। 5 मिनट में वो ईश्वर के घर के सामने गाड़ी रोकी। उतरे। इसकी तरफ का दरवाजा खोला। ईश्वर बस इसे देख के रह गई। उतरे। नहीं, मैं साथ जाऊंगी। वो बैठी रही। सामने आगे होते इसे बाहर निकाला। झटका लगने से इसके पेट में टीसे उठी। असाम आराम से बैलेंस सीधा करते वो मुश्किल से खड़ी हुई थी। सामने कंधे से पकड़ते इसे सहारा दिया। बैठे, मैं अबान को लेकर आता हूँ। उसे वापस बिठा दिया। हाँ, बस मुझे तकलीफ देने में मजा आता है। हाँ, जैसे आपको मेरा दिल तोड़ने में। अगर दिल तोड़ना होता ना तो ये नोजपिन इस वक्त यहाँ ना होती। उंगली से नाक की तरफ इशारा किया था। तो फिर मुझसे फरार क्यों होना चाह रही हैं? फरार नहीं हो रही, बस अबान को साथ लेकर चलते हैं। इसे इसकी भी फिक्र थी। वो जानती थी अबान ने इसे कितना मिस किया था। काश आप स्टेप मदर की तरह इसके साथ बिहेव करें। गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ था। अब ले आए। ईश्वर ने इसे याद दिलाया। ओके, मैं भी आती हूँ। मैंने भी सामान लेना है। ओके। इसका इशारा समझते मुस्कुराया। फिर अबान को लेकर वो लोग घर आ गए थे। मामा ने कहा था खाना खा के जाओ, लेकिन असाम को पहले अपना हुलिया दुरुस्त करना था। खाना आयशा ने पैक कर दिया था। हम लोग होटल से ले लेंगे। होटलों से भी खाते रहना। ये लेकर जाओ। अभी जाकर फौरन से तो नहीं बनेगा। इसरार करके दे दिया था। घर आकर असाम पहले फ्रेश हुआ था। ईश्वर किचन में आ गई। खाना वगैरह गर्म करने लगी। मैं सैलून जा रहा हूँ, वापसी पे रोटियां लेता आऊंगा। आप सालन बना ले बस। वो किचन की सफाई कर रही थी जब असाम फ्रेश था वहाँ आया था। घर में कुछ भी नहीं है बनाने के लिए। शेल्फ से चम्मच उठा के कैबिन में रखी। वैसे भी लाने की क्या जरूरत है? मामा ने दिया तो है। ओके, आप और अबान खा लेना। मुझे देर हो जाएगी शायद। कितने बजे आएंगे? जल्दी आ जाऊंगा, कोशिश करूंगा। आप बस अबान को सुला देना, कहते वो बाहर चला गया। अबान को क्यों सुलाऊं? वो सोच रही थी। फिर माथे पर हाथ मारते हंसी। अब तो नहीं सुलाना। सर हिलाते वो वापस काम में मसरूफ हो गई। भाई की शादी पे भी नहीं आओगे? इज्जत अपने कमरे में लेटी छत को घूर रही थी। फिर कुछ सोचते रईस को मैसेज किया। 10 मिनट, फिर 20, फिर आधा घंटा गुजर गया। रईस को कोई जवाब नहीं आया। आजकल ऐसा ही हो रहा था। इनकी फेस टू फेस बात हुए 2 माह होने के करीब थे। पलवशा ने आशा से बात की थी, लेकिन उन्होंने कह दिया था कि वो रईस की मंगनी कर चुके हैं। इन्हें कन्विंस करना पलवशा के बस की बात ही नहीं थी। सेम वही सब जैसे ईश्वर के लिए पलवशा करती थी, अब आयशा कर रही थी। इज्जत भी कुछ संभल गई थी। रईस से बात होती थी, लेकिन बहुत कम। जब भी होती थी वो ऐसे ही रिप्लाई करता था। शायद वो उससे थक चुका था। 3 घंटे बाद इसका जवाब आया था, शायद एक लफ्ज बस, ठीक है। इज्जत फौरन रिप्लाई कर देती थी। ईश्वर चली गई, इसका कोई मैसेज नहीं आया। तो इज्जत ने दोबारा किया, जी। फिर एक लफ्ज जवाब। आसाम भाई रिहा हो गए। दोबारा मैसेज किया, हाँ जी, आज ही हुए हैं। वो मूवी देख रहा था। अच्छा। इज्जत ने रिप्लाई किया, इस तरह से कोई मैसेज नहीं आया। इस तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। इज्जत ने मोबाइल रख दिया। वो खुद पर इतना कंट्रोल करती थी, फिर भी दिन में 1-2 बार वो रईस को मैसेज कर ही लेती थी। महावीर की शादी में भी बस 20-22 दिन रहते थे। इसकी तैयारियों में मशगूल पलवशा इज्जत को नहीं देख रही थी। इन्हें लगता था अगर वो इसे देखेंगी तो शायद अपने बेटे की खुशियों को भूल जाएंगी। इनसे दिल उचाट हो जाएगा। पहले ही वो इसके साथ इतना कुछ कर चुकी हैं और अब और नहीं। इज्जत के लिए अभी बहुत वक्त था। इन्हें यकीन था इनकी बेटी भी अपने हिस्से की खुशियां जरूर हासिल करेगी।
रात को जब वो वापस आए तो बान इश्वे से लिपटा सो रहा था। वाह, आज की रात तो मेरी बारी है। और ये मोहतरमा आगे होकर इश्वे से हलाक किया। बाबा आप आ गए। इसने पट से आंखें खोली। नहीं, आप ख्वाब देख रहे हैं, वापिस सो जाएं। आप भी यहीं सो जाएं। दोबारा इश्वे की तरफ खिसकते इसने जगह बनाई। नहीं बेटा, आप अपने कमरे में सोएंगे। बाबा क्या है यार, मुझे मामा के साथ सोने की आदत हो गई है, आप चले जाएं। वो उठ के बैठा। मुझे भी आदत है और मेरी ज्यादा अरसे की आदत है, वो भी बच्चा बना। एक काम करते हैं, कुछ सोचते सा शाम को देखा हूँ इसे बड़े जब से देख रहा था। मामा को दरमियान में करे, एक तरफ आप सो जाए, एक तरफ मैं। जी नहीं, चुपचाप अपने रूम में जाए। बाबा क्या है, आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा मैं। बेटा तुम ना भी करो तो तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर सकता। स्प्रिंग में वो स्प्रिंग में बात कर रहे थे। आपको ऐसा क्या करना है जो मेरे सामने नहीं कर सकते? बता भी नहीं सकता, वो उलझा। तो मैं सो जाऊंगा ना, आप कर लेना। उठो यहाँ से। सामने जबरदस्ती से उठाने की कोशिश की। मामा मामा, बान की ऊंची आवाज सुनी और ईश्वर की आंख खुल गई। क्या हो रहा है? इसे कुछ समझ नहीं आया। असाम अबान को घूर रहा था और अबान रूहान सा हुआ इसे देख रहा था। ये आपने इसे अपने साथ सुलाने की आदत क्यों डाली है? जा ही नहीं रहा अब यहाँ से। मामा के घर में ज्यादा रूम नहीं थे, साथ ही तो रईस के साथ सुलाना था इसे। क्या हो गया असाम? इसके माथे के बल ईश्वर को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे। ऐसे अपनी जबान में समझा दे, वरना मेरी बातें आपको ही बुरी लगेंगी। वो ईश्वर पे गुस्सा होने लगा। अच्छा अच्छा, जाता हूँ, आप तो बस डांटने ही लग जाते हैं। अबान बेड से उतरते जूते पहनने लगा। मामा बाबा ने आपको सोने नहीं देना, मैं बता रहा हूँ। जाते जाते ईश्वर को देखा, इसीलिए आपको भगा रहे हैं कि हम जाग सके। सामने से चिताया आसाम। ईश्वर ने दांत खच बजाया। तो मैं भी जाग लूंगा। अबान रुका। तुम जाओ मेरे बाप, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। सामने से बाहर धकेला। लॉक मत कीजिएगा, मुझे वापस भी आना पड़ सकता है। मैं दोनों लॉक लगाऊंगा, कोई मसला हुआ तो खुद ही सॉल्व कर लेना। इसे कमरे का रास्ता दिखाते दरवाजा बंद कर दिया। वीडियो बना लीजिएगा मामा, मैं देखूंगा बाबा क्या करते हैं। वो बाहर निकलते निकलते कह रहा था, अस्तगफुरुल्लाह। आप इसे क्यों खराब कर रहे हैं? ईश्वर ने इसे धोखा। ऐसे करेगा तो किसी दिन इसे मैं कहीं छोड़ आऊंगा। बेड पर बैठे जूते उतारे। आपको आपकी अपनी ही औलाद है ना? मशकूक नजरों से देखते ईश्वर पीछे सिर की थी, क्योंकि असाम का हाथ इसकी शर्ट को पकड़ चुका था। यही तो मसला है सारा, मेरी औलाद है। दूर होती ईश्वर को अपने करीब किया। ये आपके आने से पहले बड़ा शरीफ था। आपने पता नहीं क्या खिलाया है इसे। इसके बालों को समेटे जूड़ा बनाया है, जहाँ कुछ लगा लेती। नाक अभी भी हल्की हल्की सुर्ख थी। इसने लगाया था। अब दर्द नहीं हो रहा था। इसके सीने पर हाथ रखते इसके गर्दन को देख रही थी। शहर के ऊपर छोटा सा गोला बना हुआ था जो उभरा हुआ था। आसाम ने इसके चेहरे ऊपर करते इसके होठों पर होंठ रखे शरारत की थी। ये ज्यादा मीठे हो गए हैं, दोबारा ऐसे ही किया। आपको वहम है? वो मुस्कुराई। अच्छा, इसकी गर्दन पर होंठ रखे, ये नमकीन है। हर हर इसे का अपना जायका। बाबा जबान की नोक इसकी कान की दूर से टकराई ही थी कि बान की आवाज आई। नींद की गोलियां नहीं है तुम्हारे हमारे पास? गहरी सांस लेते पीछे हुआ। हा हा हा, ईश्वर खिलखिला के हंसी। ना करे यार, दरवाजा खोलते से रोका। बाबा वो आपका सीक्रेट कैमरा लेना था। शरीफों की तरह नजरें झुकाया बान अंदर आया। फिर ड्रेसिंग टेबल पे पड़ा कैमरा उठाया। सामना समझी से ईश्वर और हैरत ईश्वर आसाम न समझी से और इसमें हैरत से इसे देख रही थी। ये क्यों? वो बाबा रईस ने मुझे बताया था लैपटॉप पे कनेक्ट करना। नींद नहीं आ रही थी तो मैं आप लोगों को देख रहा था। मजे से कहते बाहर निकल गया, जबकि आसाम मुंह खोले बंद दरवाजा देख रहा था। हा हा हा, बेचारा आसाम। रुके, मैं आता हूँ। आसाम अबान के पीछे बाहर निकला। रुको जरा, वो सामने ही जा रहा था। जी बाबा। मासूमियत से इसके पीछे मुड़कर देखा। जो भी कह के आए हो वाकई सच था। इसे लगा शायद मजाक हो। जी, आपका और मेरा कोई इस वक्त मजाक नहीं है। मैंने देखा जब आपने मामा को यहाँ पे आके अपने होंठों पर उंगली रखते इसे शॉक किया। ओके, तहम्मुल से इसे देखा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इन्हें बस नाक में दर्द हो रहा था तो मैंने इनकी नाक पे तो दर्द नहीं था। मासूमियत से आंखें पटपटाई। ये मुझे दो। इसके हाथ से कैमरा लिया। ये मैं तोड़ रहा हूँ। जमीन पर मारा। बड़ी मुश्किल से वो उसे बर्दाश्त कर रहा था। ये निकाल लिया मैंने। कैमरा तो इसकी हथेली में था। हथेली सामने की। बड़े कमीने हो, मुंह में बड़बड़ा के रह गया। ये ले ले आप। अब मैंने क्या करना है? वैसे भी इसे देते वो अपने कमरे की तरफ चल दिया। साम उसके पीछे गया। ये लैपटॉप अब हरगिज नहीं मिलेगी। मत दे बाबा। मैं कुछ नहीं कहूँगा। उदासी का ड्रामा करते वो इसे सिंगल बेड पर लेट गई। आसाम ने लेट गया।
आसाम ने ज़रा भी रहम नहीं किया और लैपटॉप उठा के अपने कमरे में ले आया। हद है यार, सारा मूड खराब कर दी इस लड़के ने। कौन था कैमरा क्या? ईश्वर ने पूछा। जी, और इसने सब देखा है? ये तो शुक्र है जल्दी पहुंच गया यहाँ कैमरा लेने, वरना पता नहीं मुझे तो पता भी ना चलता। और वो झुरझुरी ली, हा हा हा। कैसा लग रहा है? फिर इसे छेड़ा। अब तो कुछ कहें ही मत, आपकी वजह से लेकर आया हूँ इस अबान को, वरना वहीं सड़ता रहता तो अच्छा था। ऐसे ही सड़ता रहता। इसकी माँ अभी जिंदा है? बस बस, माँ से घूरते वो लेट चुका था। आप लाइट बंद कर दे, कहीं कुछ और ना लगाया हुआ हो। गुस्सा ना करे, इसने बस शरारत की है। ऐसी शरारत कौन करता है? बेशर्मी वाली, अपने माँ बाप को ही नहीं बख्शा। सामने लेटे अपनी तरफ घसीटा, इसकी कमर की गिर्द फालतू हाइल करते लाइट ऑफ कर दी। असाम शेख का इससे पहले कि वो बेटा कहते इसके होठों पर कुकर लग चुका था। कभी दिन तेज से गुजर रहे थे तो कभी लम्हा मुश्किल से सिरक रहा था। अबान को स्कूल दाखिल करवा के असाम कुछ हद तक पुरसकून हो गया था। बाबा, आप ऑफिस नहीं जा रहे क्या आजकल? वो अभी स्कूल से वापस आया था तो असाम रोज की तरह टीवी लॉन्च पे बैठा काम कर रहा था। नहीं, एक नजर इसे देखा जो बैग उतार रहा था, इसमें पानी निकाल रही थी। क्यों? इसे सलाम करते पास बैठा। तुम्हारी मम्मा अकेली होती है तो इसीलिए आपने मुझे स्कूल ही इसीलिए भेजा है ना, ताकि आप स्कूल से मम्मा को प्यार करें। यार, आसाम बस गर्दन हिलाकर रह गया। अब क्या कहता इसे? मामा, आज खाने में क्या बना है? वो किचन की तरफ आया, फिर ईश्वर को हक किया। कुछ खास नहीं, गोभी का सालन और रोटियां। अच्छा ठीक है, इसका हाथ पकड़ते बाहर ले गया। मुझे अभी रोटी बनानी है। आपको याद है नानू ने कहा था गर्मी में काम नहीं करना, इसे याद दिलाया। हाँ याद है। सोफे पर बैठे शाम को देखा जो सोच नजरों से अबान को देख रहा था। मामा, अब बाबा से कहें वो मेड रखते। ईश्वर के साथ बैठे इसकी गोद पे जरा कहा, पहले तो तुम कब हो जो मेड भी मंडलाने लगे आसपास। इसे देखकर सोचा, ज्यादा सोचो मत, द- दूर रहो। मामा से सामने धोखा आपकी तरह नहीं चिपक रहा। इसके पेट की तरफ मुंह करते आंखें बंद की, क्योंकि शाम के माथे पर आते बल वो नहीं देखना चाहता था। मामा, आप बाद में पैदा हो जाती। काफी देर बाद अबान की आवाज आई, हैं वो क्यों? ईश्वर ने हैरानगी से उसे देखा। मुझे आपसे शादी करनी थी। क्या? वो उछली। क्या हो गया है? बस बस कह रहा हूँ बाबा जैसे इंसान को आप डिजर्व ही नहीं करते। एहसान की बातें खामोशी से सुन और बर्दाश्त कर रहा था। आजकल वो कुछ ज्यादा ही मामा मामा कर रहा था। क्यों? क्या है इन्हें? इतने अच्छे हैं, केयरिंग है, इनकी हरकतें देखी हैं मामा आपने? वो उठ के बैठा। कैसी है मेरी हरकतें? सामने गुस्से से लैपटॉप बंद कर दिया। बहुत चीप है, आराम से कहा। फॉर फॉर एग्जाम्पल, करवा कौन पीता है? सामने से देखा। आप मामा को परेशान करते हैं इन्हें और इनके कान खाते हैं। वो तो तुम भी खा रहे हो अभी। ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा ऊंचा होकर। इसने ईश्वर के कान की दूर से हो फोन टच किया। शाम का दिल कर रहा था वो कहीं धूप मेरे बाल नोचते। वो खड़ा हुआ, फिर अबान को अपने सामने खड़ा किया। ये जो तुम्हारी मम्मा है ना, ये बीवी है मेरी। मैं इनके साथ कुछ भी कर सकता हूँ और आइंदा अगर आपने ऐसी बात दोबारा की तो मैं आपको बोर्डिंग छोड़ आऊंगा। धमकी दी। आप मुझे परेशान कर रहे हैं बाबा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता आप जब मामा को ऐसे तंग करते हैं। मामा इतना तंग नहीं होती जितना आप हो रहे हो। मैं अपनी बेटी को आप दोनों से दूर रखूंगी। आप दोनों एक जैसे हो, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। इसमें वो मुश्किल बोल पाई थी। वो दोनों ऐसे लड़ रहे थे जैसे किसी लड़की के दो आशिक लड़ते हैं। नहीं आती शर्म, दोनों ने एक साथ कहा था। सच में आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। वो उठ के चली गई। पीछे असाम अबान की क्लास लेता रहा और अबान शराफत से खड़ा रहा। आखिर में सॉरी बोल के इसने बात खत्म कर दी, लेकिन जो चीज के दिमाग में एक बार फिर आई थी वो जाने मुश्किल ही थी। कब आओगी अब यहाँ? इसे वहां से गए 2 हफ्ते हो गए थे और ईश्वर ने एक चक्कर भी वापस मामा के पास नहीं लगाया था। बस कुछ दिनों तक मैं और अबान आपके पास दोबारा शिफ्ट हो रहे हैं। महाबीर की शादी की वजह से इसका प्लान वहीं मामा के घर रुके, लेकिन असाम को अभी इस बात का पता नहीं था कितने दिन रुकोगी। वो खुश हुई थी शादी तक। अबान स्कूल गया हुआ था और असाम भी आज से मीटिंग थी, इसीलिए वो इस वक्त घर पे मौजूद नहीं था। चलो ठीक है, तुम्हारे 2 जोड़े बनवाए हैं मैंने। खुद भी शॉपिंग कर लेना। शाम के साथ जाके आप के साथ आऊंगी। अबान के भी लेने हैं। आप साथ होंगे तो अच्छा रहेगा। पहले अपने मियाँ से पूछ लेना वो क्या कहता है। ये ना हो कि उसे बुरा लगे। इन्हें आजकल सिवाय अबान के और कुछ भी बुरा नहीं लग रहा। जिस तरह के इनके हालात हैं, मुझे तो लगता है वो कहीं से छोड़ ही ना आए। सिर्फ सोचा, बोला कुछ नहीं। चलो ठीक है, मैं काम कर रही हूँ, फिर बात करूंगी। अच्छा एक बात बताएं, जल्दी जल्दी से बोली। हाँ बोलो। आपने रईस के लिए जो लड़की देखी है, इसकी पिक्चर तो भेज दे। मेरे पास तो नहीं है इसकी पिक्चर। शादी पे होगी तो देख लेना। चले ठीक है, मैं रखती हूँ। फिर इसने कॉल बंद कर दिया। शाम का नंबर ढूंढ के इसके कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो भी मीटिंग के लिए जा रहा था। खैरियत है? चलते चलते रुका। इसका फोन
इसका फ़ोन बजना स्टार्ट हो गया। जी, वो पूछना था कि कुछ दिन अम्मी के घर रह लूँ, पर सुमित से पूछा नहीं, वापसी आकर बात करेंगे और वो रुका। अपना ख्याल रखे और फालतू बातें मत सोचे, सीधा चिट्टा सफ़ेद इनकार था समझो, और इसमें मुँह फुलाकर रह चुकी। अच्छा कॉल काट दी। असम से वापस आए तो शिवा नाराज़ थी। वहाँ जाना क्यों है? अगर जाना भी है तो रुकने के लिए नहीं, वैसे मिलने चले जाए ना। टाई ढीली करते इसके पास बैठा। नहीं ना, शादी है महाबीर की। वो पानी लाने के लिए उठने लगी तो महाबीर ने रोक लिया। भाई बोला करें साथ इसे घुरा। महाबीर ने सॉरी इसने सामने। भाई बोला करें इसे घुरा। इनसिक्योर क्यों हो रहे हैं? इसीलिए अब मेरा इससे कोई ऐसा वैसा रिलेशन नहीं है। क्या नहीं होता है, क्या नहीं होना चाहिए इनसिक्योर? इसे देखा बेशक ना हो, लेकिन आपको भाई कहना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब इजाज़त दे चली जाऊँ। अबान को साथ लेकर जाओगी? नहीं जाना, जब शादी होगी तो साथ चलेंगे। ऐसे मज़ा नहीं आएगा। वहाँ इंजॉय करेगी। ईश्वर ने इसे देखा। हम लोग रस्म शुरू होने से 1 घंटा पहले चले जाएंगे और जब सब सो जाएंगे तो फिर वापस आ जाएंगे। आपको इंजॉयमेंट पूरा हो जाएगा। वह कभी मेरी बात भी मान लिया करे। सारी आप ही की तो मानता हूँ, बस कहते हैं, मानते कुछ नहीं है। मुंह फुलाते पास से उठ गई। असाम बस इसे देखकर रह गया। अब इसे कैसे बताता कि इसका रिश्ते के बिना गुजारा ही नहीं होता। इतने दिन कैसे रहता? मैंने शादी में भी नहीं जाना। अब ड्रेसिंग टेबल से गिलास उठा के नीचे से चींटी की। ये तो और अच्छी बात है। तसल्ली से पाँव पसारे। आसाम अब खुद भी तो ऑफिस वर्क के लिए 2-2 दिन नहीं आते। अब बदला ले रही हैं? नहीं, बस 3 दिन की बात है। प्लीज आने दे। वो वापस आई। अच्छा जाना कब है? मंडे को, और अभी शॉपिंग भी करनी है। इसके पास बैठे खुशी से कहा। अच्छा सामने से देखा। नोज पे नाक में मिला रही थी। अब मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? वो टटकी। मतलब ये कि मैंने आपको इजाजत दी है ना जाने की, तो अब मुझे इस खुशी में क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। मुंह बनाते वो खिसकी। कुछ खाने के लिए ही दे दे, भूख लगी है। होंठों पर नजर जमाई लाती हूँ। चटपटाते उठी। फिर दूसरी तरफ से होकर किचन में आई। इसका कोई भरोसा नहीं था कि रास्ते में ही पकड़ लेता। बांध भी आने वाला था। फ्रिज से कबाब निकाले जो मामा ने बना के भेजे थे। फिर इन्हें फ्रीज करके शाम को दिए। मेरी भूख ये नहीं मिटा सकते। एक तो उठते इसे देखा। फिलहाल तो यही, बाकी चीजों का इंतजाम रात को किया जाएगा। गर्दन गर्दन अकड़ाते शाहाना अंदाज में कहा। वो मुस्कुराया। जिंदगी सुकून की राह पे रवां दवां थी। शाम के साए फैल रहे थे। वो घर की पिछली तरफ बनी एक छोटी सी दीवार जिस पर पहले बेंच सा बनाया हुआ था, इस पर उदास सी बैठी थी। जब मोरे से ढूंढते वहां आई। इज्जत अपनी शक्ल सीधी कर लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके करीब आते डांटा। मेरी बस में नहीं है। बेबसी से इन्हें देखा। क्यों नहीं है बस में? सब कुछ बंदे के हाथ में होता है। तुम मुस्कुराना चाहो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैं चाह ही तो नहीं पा रही। मैं कितना खुद को रोकती हूँ। मोरे दिल इतना ही तेजी से इस तरफ हमकता है। मैं खुद को तो मैं खुद को तो संभाल लूँ, लेकिन दिल को कैसे? इसने जॉब भी छोड़ दी थी। दिल ही नहीं करता था कुछ करने को। मेरी बात मानो तो भूल जाओ सब। भाई की शादी है, कोई हल्ला गुल्ला करो। कोई और रास्ता नहीं है? वो कुछ और सोच रही थी। और क्या रास्ता हो सकता है? इसके पास बैठी हम लोग मेरा मतलब मैं और रईस छुप कर निकाह कर लेते हैं। हरगिज नहीं। और ऐसा सोचना भी मत। क्यों ना सोचो? मैं भाई की तरह कमजोर नहीं बनूंगी। ऐसी बहादुरी का कोई फायदा नहीं है। इज्जत जिससे बंदा मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहे, ना दिखे ना देखे, कम से कम मेरा दिल तो पुरसकून हो जाएगा ना? नहीं होगा। फिर किसी और चीज के लिए मचलेगा। ऐसा वैसा कोई कदम उठाओगे तो माँ बाप शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे तुम्हारी। फिर तुम्हारा दिल इनकी मोहब्बत में तड़पेगा तो खुश रह सकोगी? माँ बाप को तकलीफ देकर तुम सुखी रह लोगी क्या? फिर आप ही बता दें मैं क्या करूँ? वो रोने लगी। बस सब्र करो, ऐसा सब्र जैसे हजरत याकूब ने किया था। वो सब्र जो हजरत यूसुफ ने किया था। इनकी झोलियां भर दी गई थी, तो तुम्हारा भी वही अल्लाह है ना? तुम्हारी झोली भी अल्लाह ताला खाली नहीं लौटाएगा। इसे खुद से लगाते तसल्ली थी। बस दुआ और सब्र का दामन कभी ना छोड़ना। अगर रईस तुम्हारा है तो तुम्हारा ही होकर रहेगा। अगर नहीं है तो अपनी दुआओं को इस काबिल कर लो कि वो तुम्हारी तकदीर बदल दे। मोरे मैं करूंगी, जरूर करूंगी। आंखें साफ करते सीधी हुई। और सब्र का बेहतरीन दर्जा ये है कि तुम मुस्कुराते हुए सब्र करो। चलो अब उठो और मुंह धो के
मेरे साथ मदद करो माँ, चाहे जैसी भी हो, उसके साथ जो सुकून मिलता है वो किसी और चीज़ से नहीं मिलता। उफ मामा, मैं तो थक गया हूँ, आज अबान सोफे पर आकर गिरा। इसके पीछे ईश्वर लिविंग रूम में दाखिल हुई। हाँ, मैं भी बहुत थक गई हूँ। वो लोग शॉपिंग करके आ रहे थे, शाम को ऑफिस चला गया था। इनको ड्रॉप करके मैं पानी ला कर दूँ आपको? अबान ने ईश्वर को देखा, जिसने दुपट्टा उतार के साइड पर रखा। अबान इसका जवाब बिना सुने किचन में गया और फ्रिज से जूस निकाला। फिर मुश्किल गिलास में डालकर इसके पास आया। मामा ये पी ले। इसके बारे का तेलियों से पीछे क्या मैं ठीक हूँ? वो मुस्कुराई। ये पी ले, मुझे तो चाहिए। इसके होठों को देखा। बेबी कब आएगा? पास बैठे पूछा। इस ईश्वर कहीं हो एकदम से तकना अच्छा नहीं लगता था। आप दुआ करें। गिलास इसे पकड़ाया। अच्छा, इसे गिलास से। इसने खाली गिलास टेबल पर रखा। हम लोग नानों के घर जाएंगे तो मैं इनसे और टिप्स भी पूछूंगा। मामा को किस किस चीज की जरूरत होती है और इसके सुर्ख होते चेहरे को देख रहा था। ओके, सीधी हुई। मैं कुछ देर सो जाऊं? आप खेल लें। आप खेलेंगे, मैं भी सो जाऊंगा आपके साथ। ओके। वो उठ के बेड पर लेटी, वहीं साइड पर जगह बनाकर बेड भी रखवाया गया था। चलो आ जाओ। खाना वो लोग खाकर आए थे, फिर दोनों माँ बेटे मगरिब तक सोए रहे। शाम 7 बजे ही घर आया था। इन दोनों को गधे घोड़े बेच के सोता देख वो रुका। फिर जगाने का ख्याल तर्क करते कमरे में आकर फ्रेश हुआ। जिस तरह से वो लोग सो रहे थे, उम्मीद थी कि वो कुछ नहीं बनाया होगा खाने के लिए। इन्हें डिस्टर्ब किए बिना वो वापस बाहर चला गया। कुछ देर बाद आया तो इसके हाथ में खाने के पैकेट्स थे। इनको जगाने की बजाय सामान किचन में रखकर खुद टीवी लॉन्च के सोफे पर लेट गया। बाबा शोर की आवाज़ से पहले अबान की आँख खुली। जी जाग गए इसे देखते। बेटा जी, मामा ज़्यादा थक गई हैं, इन्हें सोने दे। वो एहतियात से नीचे उतरा। ठीक है, अगर भूख लगी है तो खाना खा लेते हैं। ओके। इन दोनों ने मिलकर खाना खाया। इसमें हनूर सो रही थी। आप अपने कमरे में चले जाएं, मैं यहाँ हूँ। ओके बाबा, मामा का ख्याल रखना। वो चला गया तो शाम ईश्वर को उठाकर अपने कमरे में ले आया। ये मुझे झूले कौन दे रहा है? आंखें पर मुश्किल खोलते बड़बड़ाई। आपका वन एंड ओनली हस्बैंड। मुस्कुराते होंठ फैले। ओह, मेरी शादी हो चुकी है क्या? जी हो चुकी है। इसे बेड पर लिटाया। मेरा शौहर कितना खुशनसीब है। जी बिल्कुल, इसे मेरी जैसी हसीन बीवी मिली है। वो बहुत जिद्दी थी। अभी भी वो चाहता था ना अभी वो चाहता था ना जाए। जिद्दी नहीं हूँ, बस एक बात ही तो मनवाई है। वो उठ के बैठ गई। अच्छा, आप जा गई हैं तो पैकिंग कर लें। वैसे भी नींद पूरी कर ही ली हो गई है नींद तो पूरी। आप भी हेल्प करवाएं। कैचर उतार के दोबारा बाल समेटते वो वापस लगाया। ओके, अब स्टार्ट करें। मुझे एक फाइल भेजनी है, फिर आता हूँ। ठीक है। वो स्टडी में चला गया तो इसने शॉपिंग बैग्स देखने लगे। फिर एक से कुछ निकाला और ड्रेसिंग रूम में आई। ये ट्राई करती हूँ। गाउन नुमा नाइट ड्रेस था, जिसके कंधे बस बारीक सी डोरी से जुड़े थे। इसके ऊपर एक और शर्ट थी। इसे उम्मीद थी कि आसाम इतनी जल्दी नहीं निकलेगा, इसीलिए वो सिर्फ गाउन पहन के बाहर आई। फिर आईने के सामने खड़ी हुई थी कि स्टडी का दरवाजा खुला। दिल धक से रह गया। पीछे मुड़कर देखा तो आसाम दरवाजा बंद कर रहा था। तो इसे वो ड्रेसिंग रूम में घुसने लगी थी जब आसाम की आवाज़ पर कतन जम गया। ईश्वर वो करीब आया। जी इसकी तरफ भीड़ थी। आप मुझे पागल कर रही हैं? बाजों के सार में लेते कंधे पर थोड़ी रखी। मम्मा, मतलब ये कि मेरी कुर्बत हासिल करने के लिए आपको नाइट ड्रेस पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपका सादा कपड़ों में देखकर कहीं बहक जाता हूँ। इसका रुख अपनी तरफ मोटे आंखों में झांपा। अजीब गले से नस बहुत वाज़ेह हो रही थी। असम इसका दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। चीज़ की उंगलियाँ इसकी कमर पर सिलक रही थी। आप प्लीज़ कुछ मत करना, खुद को छुड़वाते पीछे हटी। बस दूर से ही देख लें। वो रूहान सी हुई। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। इसे अपनी तरफ खींचते कंधे की डोरी में उंगली फंसाई। अबान पीछे खड़ा है। इसके कंधे से पीछे झाँका। असम ने पीछे मुड़कर देखा तो इसने पीछे मुड़ के देखा, कोई भी नहीं था। वापस सामने देखा तो वहाँ भी कोई नहीं था। इसलिए मौका मिलते ही खराब से ड्रेसिंग रूम में घुस गए। बाहर आए। आपको बताता हूँ। सर पे हाथ मारते हैं। इसके कपड़े तय करने लगा। अगले दिन सुबह ऑफिस जाते वो इन्हें वहाँ छोड़ आया था। दिन में तेल लगाने की रस्म थी और रात को मेहंदी की। मामा, मैं जिसकी तरफ चली जाऊँ? अबान रियाज के लैपटॉप पर गेम खेल रहा था। नहीं, असल में एक साथ जाएंगे। और वो बर्तन धो रही थी। इतनी देर से जाना था तो मेरे आने का फायदा। वही शाम को शाम के साथ ही आ जाती। हाँ तो आ जाती ना। किसने कहा था? गिलास स्टैंड पर लगाते घूरा। अब आ ही गई हूँ तो जाने दो। हाँ, आराम से बैठी रहो, आराम करो। मम्मा, मेरी शादी हो चुकी है और अब मुझे आपसे इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आसाम से पूछ के ही जा रही हूँ मैं। पूछ लो, अगर इजाज़त देता है तो चली जाना। हार मानते नल बंद किया, देखा आंखें सूखे थे। मोबाइल उठाया, फिर आसाम को कॉल करके पूछा। इसने इजाज़त दे दी। अब गई थी इस मकसद के लिए तो वहाँ जाने में मना तो नहीं कर सकता था। मैं मिल कर इजाज़त, अब जा रही हूँ। ओके ठीक है, जल्दी वापस आना। ओके। अबान को बता के निकल आई। अबान गेम में मसरूफ़ था। अस्सलाम वालेकुम फूफो। ऊपर बशा लॉन में
सेटिंग करवा रही थी। डेकोरेशन वाले रस्मों के हिसाब से फूल लगाते पलवशा और खान बाबा के कहने पे सजावट करने में मसरूफ थे। इनसे मिलके अंदर आती इज्जत अपने रूम में गई थी। सामने कपड़े पहले थे। हाय, दरवाजा खोल के अंदर झांका। ओहो, आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं। इसे देखते वो इसके पास आई। फिर दोनों कस के गले मिले थी जैसे दो दोस्तें मिलती हैं। मैं यहाँ इतने दिन मामा के घर रहकर गई हूँ, तुमने एक चक्कर भी नहीं लगाया। ईश्वर शिकवा करते ड्रेसेस देखने लगी। आना चाहती थी लेकिन मसरूफियत थी। इतनी सी झूठ बोला। चलो कोई बात नहीं, आज तो मैं स्पेशली तुमसे मिलने आई हूँ। इसे खुद से करीब करते आंख मारी थी। क्यों खैरियत है? हाँ, मैंने तुमसे पूछना था कि वो कौन बदनसीब है जिसको तुम पसंद आ गई हो। इज्जत के दिल ने बीट मिस की। ऐसी कोई बात नहीं थी कि मुझे कोई पसंद करता। इसने बात गोल की थी। अच्छा, मतलब तुम किसी को करती हो? वो इसे इसे हर तरह से काबू में लेने वाली थी। हाँ, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बताओ कैसे कपड़े बनवाए हैं, वो तो शाम को देख लेना। अभी जो पूछा है वो बताओ, नहीं तो मैं अभी मामा को बता दूंगी। धमकी दी। इन्हें पता है व्हाट, मतलब सिर्फ मैं ही हूँ जो अपने दोस्त के दिल से ना वाकिफ है। तुफ है ऐसी दोस्त पर। इसे सदमा हुआ। मुझे रईस से मोहब्बत है। इज्जत ने किन अखियों से इसे देखा। क्या वो बंदर मेरा भाई? इसे शौक लगा। इसके अलावा तुम्हें कोई चर्च का बंदा नहीं मिला था? इसे अब ज्यादा सदमा हुआ था। बंदर मत कहो, भूते कहा। हाँ, बंदर लंगूट पागल, बस भाई है तुम्हारा। हाँ मालूम है। चलो असली वाला बताओ, सीरियस हो। इज्जत ने इसे देखा, मतलब वो मजाक समझ रही थी। मैं सच में रईस से मोहब्बत करती हूँ। उसने रईस पे जोर देते दोबारा बोला। ईश्वर की मुस्कुराहट सिमटी वो उससे दूर हुई। मतलब मेरे भाई से लब टूट गए। इज्जत के हलक में आंसू का गोला बनने लगा। नम आंखों से इसे देखा। मेरे बस में नहीं था। अगर तुम कहोगी तो मैं इससे मोहब्बत करना छोड़ दूंगी। इसे लगा वो अपने दोस्त को खो देगी। तुम छोड़ सकती हो इज्जत, मोहब्बत तो कभी भी नहीं खत्म होती। इसके पानी से भरी आंखों में देखा और मुझे बुरा लगा कि अब तुम्हारा मकसद है तो फूफा हमारे घर आ जाती हैं। जब मेरा था तो तब ईश्वर वो सब तुम्हारी किस्मत इज्जत किस्मत बदल सकती थी ना अगर आप लोग ऐसा ना करते। आई एम रियली सॉरी। आंसू गाल पर लुढ़के। अच्छा ये बताओ, रईस चाहता है तुमसे शादी करना? गहरा सांस लेते इसे देखा। जो भी था अब तो हो गया था। अब कोई कुछ नहीं कर सकता था। नहीं, वो कहता है वहीं शादी करेगा जहाँ मामा चाहेंगी। अपने खाली हाथों को देखते कहा। ऐसे ही एक और लड़की का दिल टूटेगा। फिर से नफरत जीत जाएंगी। अब नहीं होगा। वो बेड से उठी। मंगनी हो चुकी है इसकी। मंगनी नहीं, बात हुई है बस। अगर मंगनी होती हो तो वो टूट भी जाती है। इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। नहीं, तुमने बुरा बुरा भी तो नहीं किया ना। फिर इनकी इन सब की सजा तुम्हें नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी अब मैं आसाम के साथ बहुत खुश हूँ। और रही मैं और रुकी, मैं चाहूंगी कि मेरी दोस्त भी खुश रहे। मेरा इस तुमने कोई इंटरेस्ट नहीं लेता? इसके आंसू साफ करते पूछा। लेता था लेकिन जब से रिश्ता हुआ पीछे हट गया। बड़ा ही बगैरत मर्द है। होकर इतना मैं इसकी बहन होकर इतना चीखी चिल्लाई थी। बेशक बात नहीं सुनी मेरी किसी ने, लेकिन स्टैंड तो लिया था ना। और जानते बूझ और जानते बूझते भी मामी को नाराज नहीं करना चाहता हूँ। और मामी को नाराज नहीं करना चाहता हूँ। और फिर हमने भी तो इनका दिल दुखाया है ना। इनका दिल साफ करूंगी मैं, तुम्हारी मदद करूंगी। बस तुम रोना धोना बंद करो। आगे होकर इसे गले लगाया। ठीक है, थैंक यू। वो रोते रोते हंसी। पता भी तो चले ना कि तुमने आखिरी दोस्त किसकी है। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो, ऐसी दोस्त होनी चाहिए ना कि इज्जत जैसी जिसने अलग ही कर दिया था दोनों को। चलो अब देखो लड़के कौन कौन से लिए हैं। कोई एक आध मेरे लिए भी ले लेती। तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर। दिल से बहुत बड़ा बोझ हट गया था। ओके, लेकिन फिलहाल कपड़े। मामा आप यहाँ पे कपड़े मांग रही हैं। अबान शायद इसके पीछे ही आया था। हाउ मेरा प्यारा बच्चा। इज्जत उठ के इसके पास आई। फिर इसे बेशुमार गाल पे किस के। कैसे हो अबान? मैं बहुत अच्छा हूँ मामी, मजे से कहते बेड पर चढ़ा। मामी दोनों ने हैरत से देखा। जी आपकी बातें सुनी मैंने आब्रो और आब्रो भी कर लिया ऑब्जर्व भी कर लिया। जी मैं इससे बड़ी बड़ी बातें बर्दाश्त कर रहा हूँ। कपड़ों को देखते कहा। आह अच्छा ईश्वर, ये तो तुम्हें तोहफा मिला है। हाँ, मुंह दिखाई का। हा हा हा। फिर वो तीनों बैठ के शादी के फंक्शन पर डिस्कशन करते रहे जिसमें अबान की दुल्हन का हाथ पकड़ के लाना कंबाइन फंक्शन था। मेहंदी में ही महावीर और फिनिश का निकाह होना था। अगर अगर तू देख सके मेरे दिल में अपना मकाम तो तुझे किसी और को देखना गुनाह लगे। मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हो चुका था। बहुत सारी औरतें दायरा बनाकर बैठी थी। कोई मेहंदी लगा रहा था तो कोई ढोल की किताब पर गुनगुना रहा था। अबान इनके पास आस पास मेहंदी
स्टिक्स लेकर घूम रहा था। दूर खड़ी रईस किसी को तलाश कर रहा था, लेकिन वो जिसे तलाश कर रहा था वो इसे कहीं नहीं मिली। इज़्ज़त कमरे में मेहंदी की प्लेट सेट कर रही थी। साथ ईशवी और 2 कज़िन्स और भी थी, इनमें से एक नूर भी थी। इसे देख के तो इज़्ज़त खुद मबहूत रह गई थी, कितनी मासूम सी थी। जाओ बाहर से बच्चों को बुलाओ, इनको समझा दें। ईशवी ने इज़्ज़त से कहा, ओके मैं जाती हूँ। पिंक कलर का लहंगा संभालते बालों को सामने की जानिब सेट किया हुआ था। दुपट्टा दोनों बाजों की कलाई पे कंगन के साथ पिन था। हल्का सा मेकअप भी, वो बहुत प्यारी लग रही थी। मोरे यहाँ अगर कोई छोटी बच्ची नजर आए तो इसे रूम में भेज देना। पलवशा किचन में डिशेज निकाल रही थी। ठीक है, वो अपने काम में मसरूफ रही। बाहर लॉन में आई तो रंगारंग रौनकें बिखरी थी। इज़्ज़त अबान इसे देख के चलाया। दूर खड़े रईस के कान खड़े हुए, मुड़ के देखा तो इज़्ज़त उबान को उठा रही थी। वाह, वो सफ़ेद रंग की कुर्ता शलवार में मलबूस था। इज़्ज़त आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अबान ने इसके गाल पर होंठ रखे थे। अच्छा, आप भी बहुत क्यूट लग रहे हैं। अबान भी सफ़ेद कॉटन के कपड़ों में था। थैंक यू, वो शर्मा गया। चलो मेरे साथ हेल्प करवाओ। इसे नीचे उतारते 2 छोटी लड़कियों की तरफ आई जो साथ में बैठी चूड़ियाँ गिन रही थी। ओए तो ओके, क्या करना है? वो पीछे पीछे आया। हमें हमें चाहिए लड़कियाँ। कहाँ है लड़कियाँ? ऊंची आवाज में कहते वो हंसी। रईस इसे बस खुद से ही देख रहा था। इज़्ज़त लड़कियाँ मिली नहीं। पीछे से किसी की आवाज आई। तो रईस और इज़्ज़त दोनों ने मुड़कर इसे देखा। नूर खड़ी थी, वो अब इसी तरफ आ रही थी। ये 2 ले लो। वो और एक ये अबान हो गया। कुछ हम लोग पकड़ लेंगे। वैसे भी अभी गेस्ट आ रहे हैं। इसके चलते ज़बान रुकी क्योंकि वो रईस को देख चुकी थी। इसे नहीं पता था रईस और इज़्ज़त का कोई कनेक्शन था। रईस को देखकर तेजी से रुख बदला। इज़्ज़त नूर को इस हरकत पर जल कर रह गई। फिर दूर खड़े रईस को घूरा जो इसी को देख रहा था। नजर मिलने पे जैसे बहुत कुछ याद आया और सर झटकते इज़्ज़त वापस चली गई। जबकि महनूर वहीं साइड पर अबान के साथ लड़कियां ढूंढती रही। आप लोगों को बताती जाऊँ कि मेरा नाम भी महानूर है। हाँ जी, तो मैं सिर्फ मतलब नूर लिखा हुआ है ना यहाँ पर, और मेरा नाम महानूर आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा मोबाइल बैंक ब्लिंक कर रहा है। ईश्वर ने इसे मुस्कुराते हुए देखा। प्यारी लग रही है। रईस का मैसेज था। मुंह बनाते इज़्ज़त मुस्कुराई। वैसे वो नूर भी अभी तक वही है। जितनी शक्ल से वो मासूम नजर आ रही है, इतनी ही तेज है। बाहर ही रुक गई इसे देखने के लिए। शायद वो तेज नहीं, तुम भोली लग रही हो मेरी जान। तुम्हें वहां से आना ही नहीं चाहिए था, बल्कि इसे बता के आती कि मेरी भाभी सिर्फ तुम ही बनोगी। इंशाल्लाह। तुमने बात की मम्मा से? नहीं, शादी के बाद करूंगी। ऐसे ऐसे मूड ना खराब हो जाए, फंक्शंस मिस हो जाएंगे। ओके ठीक है, लेकिन प्लीज इन्हें राजी करना। मैं नहीं रह सकती रईस के बिना। करूंगी तो फिक्र ना करो। मैं कुछ और भी सोच रही हूँ। अगर मैं बात करूँ तो शायद मामा और खिलाफ हो जाए। बाबा से कहूंगी मामू ने बात की थी, इनकी भी नहीं मानी है। इन्हें भी पता है। हाँ, सबको पता है, मान नहीं रही बस। अच्छा अच्छा, चलो अल्लाह बेहतर करेगा। तुम परेशान ना हो, मुस्कुराओ। लोगों को जलाना भी तो है। जिन लोगों ने जलना है ना, वो अपने मंगेतर को देखते ठंडी आहें भर रहे होंगे। ना मेरा भाई ऐसा है। फौरन फैसला बदला। इज्जत इसे देखकर हंसने लगी। बहनें खुद तो भाइयों की बेइज्जती कर लेती हैं, लेकिन किसी को इनके खिलाफ बोलने पर पत्थर चबा जाती हैं। बिल्कुल। और मेरे 2 भाई हैं, दोनों बड़े हैं, सबसे छोटी मैं हूँ। और जो मेरे दरमियान वाला भाई था, उससे मेरी मतलब बनती दोनों से थी, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी। वो जब से मतलब स्टडी के लिए बाहर गए हैं ना, तो मतलब अब दोनों भाई मेरे बाहर होते हैं। एंड आई लिटरली मिस देम बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ मैं, क्योंकि मैं अकेली रह गई हूँ। ना कोई लड़ने वाला है। भतीजा भांजी सॉरी भान आई थिंक भतीजा और भतीजी हैं, बट वो छोटे हैं। बट भाई वाले जो फीलिंग होती है ना, वो तो वर्ल्ड बेस्ट फीलिंग होती है। बेस्ट। सॉरी फॉर योर वेस्टिंग टाइम। तो स्टार्ट करते हैं। क्या मैं आपका हाथ पकड़ लूँ? अबान दिलिश के पास खड़ा था। इनका निकाह हो चुका था। अब इसे बाहर स्टेज पर लाया गया था। जी क्यों नहीं। इसने अपना हाथ आगे किया, फिर अपनी लॉन्ग चमकदार फ्रॉक संभालते खड़ी हुई। चलिए, अबान इसके आगे था। चलते हुए इसका फ्रॉक जो जमीन पर लग रहा था उठा के साइड पर करता जा रहा था। मैं प्यारा लग रहा हूँ ना मामा? इसे स्टेज पर बिठाया कि ईश्वर के पास आया। जी मेरा शहजादा, ज्यादा प्यारा तब लगोगे जब अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढोगे और इसका हाथ ऐसे ही पकड़ के स्टेज पर ला जाओगे।
असम जो ऑफिस से पहले घर गया था चेंज करने, अब निकाह के बाद पहुंचा था। ईश्वरी से देख के हल्का सा ब्लश हुई क्योंकि वो स्काई ब्लू कॉटन के सूट में बहुत शानदार लग रहा था। ये मैचिंग जानबूझ कर की है ना आपने? इसके स्काई ब्लू शरारे को देखते ही पूरा हाँ बिल्कुल। और ये इसके पॉकेट पे ऑरेंज कलर का छोटा सा फ्लावर बना था। ये मेरे दुपट्टे और चूड़ियों से मैच कर रहा है। सही है। आप मुझे सबके सामने जो जोड़ों का गुलाम शो करवाना चाहती हैं। सबसे नजर बचा के इसके सुर्ख होते गाल पर लब रखे और फिर इन्हें साफ किया। मेरा मेकअप खराब ना करे। गाल पर हाथ रखते पीछे हुआ। मेरा तो बस लिपस्टिक खराब करने का इरादा है। अगर आप नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दूर रहे मुझसे, सब देख रहे हैं। बालों को ऊंचा फूला जोड़ा बना था जिसके गर्दन सफेद और ऑरेंज रंग के जिसके गिर्द सफेद और ऑरेंज रंग के फूलों का गजरा लगा हुआ था। मुझे तो दुल्हन आप लग रही है। तो सीरी जैसा लेते हैं इसकी हथेली से अपनी उंगलियों के टच किए। हाँ, ये मसले कहाँ से लगाने सीखे हैं? नहीं, सच बता रहा हूँ, वो इसे नजरों के हिसार में लिए हुए था और इसमें बार बार पलके झपकाए इधर उधर देखते मुस्कुराने की कोशिश करती। अकेले में तो ठीक था, यूं सबके सामने वो भी आसामी से मजे से देख रहे थे। इधर देखिए ना। जल्दी से इसके गाल पर उंगली लगाते चेहरा फेरा, इधर इधर देखा तो आपको प्रॉब्लम होगी। वार्न किया। नहीं होती, बेशक जहाँ मर्जी जाए। ओके। फिर पीछे हाथ बांधते वो 2 कदम पीछे हुआ। फिर मुड़ा और गायब हो गया। ईश्वरी ने जब तक पीछे मुड़कर देखा तो वो गायब हो चुका था। परेशानी से वो कुछ कदम पीछे आई। आगे की तरफ अंधेरा था तो कुछ नजर नहीं आया था। फूलों की ऊंची सी बाड़ बनी हुई थी। शायद इस वजह से रोशनी नहीं आई थी। गौर से देखने की कोशिश करते वो थोड़ा और आगे आई। असम तो जानता था कि इसके पीछे आएगी। पकड़ के अपनी जानिब खींचा। वो झूठी इसके ऊपर आई थी। आह! वो चीखी। असम इसके लबों को खामोश करते इस पर झुका। इसकी लिपस्टिक खराब होने तक इसे अलग नहीं किया था और इसलिए इसकी सांस इसके सीने पर जोर देते बदहवास हो चुकी थी। मुश्किल जान छुड़वा के दूर हुई। आप जगह का लिहाज कर लिया करें। होठों को रगड़ते बस रोने वाली हुई थी। बस बीवी का ख्याल इतना हावी होता है कि कुछ और सोचा ही नहीं जाता। टिश्यू पेपर से आगे होंठों के गिर्द लगी लिपस्टिक साफ करते कहा। इसलिए बेबसी से देख रही थी। मेरा फंक्शन तो हो गया, आप घर चलें। जी नहीं, अभी हमने डांस करना है। हमने किसने? अबान ने और मैंने। अबान का तो ठीक है लेकिन आप रहने दें। साथ और कजन्स भी होंगी। अकेली थोड़ी होंगी। नहीं जाना तो बस बात खत्म। ज्यादा बहस नहीं। दो टोक अंदाज में कहते हुए उसे चुप करवा गया। अच्छा, एक काम करेंगे। अभी इसे देखा। आंखों में हल्का सा गुस्सा शो हो रहा था। अगर करने वाला हुआ तो आप मेरे साथ डांस करेंगे। मैं आपका ये शौक अब अलग कमरे में पूरा कर दूंगा। एक और काम भी है। वो लोग साइड पर खड़े थे। अबान अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने में मसरूफ था तो इनकी तरफ आया ही नहीं। क्या? सीने पर बाजू बांधे से देखा। आप मामा से बात करेंगे? इज्जत और रईस की शादी के लिए स्ट्रेस मीटर है। सीरियस मैटर है। मामा मान नहीं रही और ये लोग करना चाहते हैं। मैंने करनी थी फिर क्यों नहीं की? इसके जहन से निकल गया था। इस रात ईश्वरी जब सो गई थी तो इसके मोबाइल पर इसके मैसेज इसने आंसर किए थे। इसके बाद वो प्रॉपर्टी वाला मसला बन गया था तो मौका ही नहीं मिला। आज डेफिनेटली वो बात करके ही जाता। ढोलकी की ताप पे लड़कियों के हाथ बज रहे थे। बोरिंग फंक्शन अब शौकियों और शरारतों भरने लगा था। जब एक तरफ से कुछ छोटी बच्चियां और कुछ बड़ी बच्चियां जिनमें इज्जत और इश्क सर फहरिस्त में मेहंदी की प्लेटें लिए नमोदारों या बात इश्क और इज्जत के दरमियान में चलता हुआ स्टेज पर चढ़ा। फिर इसने प्लेट्स दूल्हा दुल्हन की साइड पर बड़े टेबल्स पर सेट करके रखी। आसाम दूर हमीद साहब और खान बाबा के साथ बैठा इन्हें ही देख रहा था। अबान अपनी मेहंदी की प्लेट्स रख के महावीर के पास गया था। इसके पीछे ईश्वर भी पास आके खड़ी हुई। ये मैंने बनाई है। बड़ी प्लेट की तरफ इशारा करते महावीर को बताया। वो बहुत प्यारी बनाई है। और विनिश मुस्कुराया। थैंक यू, ये मामा ने हेल्प किया था। मजे से कहा। अच्छा। महावीर ने नजर उठा के इसे देखा और दूर बैठा आसामी सारी कार्रवाई मुलाहिजा फरमा रहा था। आप मेरी मामा को जानते हैं? अबान इश्क ने इसके कंधे पर नाखून मारते वापस जाने का कहा लेकिन अबान शायद चस्के लेने वाला था। बाबा मामा को यहाँ किस करते हैं? होंठों पर उंगली रखते राजदारी से बताया। इससे पहले समझी नहीं, समझ आई तो दिल क्या सब कुछ गायब हो जाए। कितना बदतमीज था ये। अफगान शर्मिंदा
शर्मिंदा होती अबान को खींच के नीचे उतारा। मैं तुम्हारे पापा को बताऊंगी, कैसी बातें कर रहे हो। जबरदस्ती इसे अपने साथ खींचती इसे अंदर लेगी। मामा सुने तो वो रोहान सा हुआ। क्या सुनो? बाहर जो हरकत की है आपने, इसके बाद कुछ सुना रह गया है? इन लोगों के सामने शर्मिंदा करवा दिया मुझे। शर्मिंदा नहीं मामा, एक्चुअली मैं इन्हें बताना चाह रहा था कि मेरे पापा आपसे ज्यादा ईश्वे को प्यार करते हैं। इस दिन आप रो रही थी ना, इसीलिए। वो इसे समझाते हुए बोला। ईश्वे को अब समझ आया था ये सब क्यों हुआ था। मतलब वो महावीर को टॉर्चर करना चाह रहा था और यकीनन कामयाब भी हुआ था, क्योंकि महावीर जो पहले मुस्कुरा रहा था उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। एक छोटा सा बच्चा इसे बता गया था कि ये कोई बुरी बात नहीं थी, कि वो कपल थे। इनके माँ बहन ये सब तो लाजमी था, लेकिन इसे ये बात बुरी लगी थी। क्यों? कहीं ना कहीं अब भी ईश्वर इसके इसमें बाकी थी शायद। लेकिन इसकी जिंदगी में अब बिनिश थी, इससे इसका निकाह हो चुका था। इसे अपने दिल को काबू में रखना था। मामा यार कुछ नहीं किया मैंने। ईश्वर अभी भी इसे गलत कह रही थी। क्या हुआ? असाम जो इन्हें अंदर जाते देख चुका था, कुछ लम्हे बाद इनके करीब आया। कुछ नहीं, आपने बेटे से पूछे, शर्मिंदा करवा दिया है। क्यों? अबान को देखा, क्या कहा है आपने? इसे पूरा यकीन था इसे इसी की गलती होगी, लेकिन बताया कि मेरे बाबा मम्मा से प्यार करते हैं। गोल गोल आंखों से मासूमियत टपक रही थी। आहा, ये तो अच्छा किया। क्या? ईश्वर ने मुंह खोला। मतलब ये भी सही समझ रहे हैं? हाँ, अच्छा किया। आपको खुश होना चाहिए कि मेरा बेटा दूसरों को जेलस करना जानता है। साम, आप इससे पूछें कि इसने कहा कैसे है। इसने कहा है कि यहाँ प्यार करते हैं। इसकी नाक फुलाते हुए होठों पर उंगली रखी। हा हा हा, तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? कहता लगाता है। इसकी रोतू सी शक्ल देखी, बाहर में चले दोनों। काश आप दोनों को कभी शर्म आ जाए। बदतमीज, बस ज्यादा हो रहा है। मम्मा, अबान खामोश है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे बोले। क्या हुआ? आयशा अंदर आई तो अबान ईश्वर को घूर रहा था। कुछ नहीं, बस ऐसे ही दो बच्चे लड़ रहे हैं। सामने इन दोनों को देखा। ईश्वर क्यों तंग कर रही हो मेरे बेटे को? अबान के पास आते उन्होंने भी ईश्वर को सुनाई। हाँ, आपको पता है इसने क्या किया? छोटे से बच्चे ने इसने वहाँ बस ऐसे ही दोनों लड़ते रहते हैं। छोड़े, आप भी पागल हो जाएंगे। इनके पीछे ईश्वर का हाथ दबाते इसे रोका, वरना जिन्हें नहीं पता था इन्हें भी बता देती। अच्छा चलो बाहर आ जाओ, खाना खाने लगे हैं। शाबाश, वो अबान को लेकर गई। वैसे आप भी अबान से कम नहीं है। ईश्वर का हाथ अभी तक इसके हाथ में था। ईश्वर मुंह फुलाए खामोश रही। वाकई अभी अगर आसाम ना रोकता तो वो इन्हें बता चुकी होती। अच्छा, अब उदास ना हो, नहीं है। लेकिन मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा। प्यारा प्यार आपके लिए शर्मिंदगी का मेरा प्यार आपके लिए शर्मिंदगी का बाइस है। ईश्वर आसाम ने इसका हाथ छोड़ा। नहीं, इसका दिल काम किया था आसाम के लहजे पर। फिर आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं जैसे कोई गुनाह कर दिया हो? बस इसे ऐसे नहीं बताना चाहिए था। अच्छा किया बता के। अब मेरी महरम है, बीवी है, 4 लोगों में बैठ के निकाह किया है, तो आप ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं जैसे सॉरी वो शर्मिंदा हुई? ऐसे सॉरी से कुछ नहीं होगा। वो बिल्कुल सीधा था। फिर कंफ्यूज होते इसे देखा। पहले अबान वाला प्यार करते हैं, वहाँ कोई भी नहीं था, सब आए थे। इसकी कमर के लिए बाजू हाइल करते सबने करीब किया। अभी तो किया है बाहर, वो तो मैंने किया था ना। बाकी भाई है। अंगूठे से इसके गाल मिस किए। मैंने ही करी। सीने पर हाथ रखते पीछे होना चाहा। देख ले, फिर मैं आपका खाली सॉरी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इसने आपने हर्ट किया है मुझे। आसाम घर जाके करूंगी, अभी नहीं यहाँ। वो बिजी था। वो आसाम के कंधों पर हाथ रखे जरा सा ऊपर हुई। फिर इसके होठों को देखा। मूंछों तले लग मुस्कुराते हुए होठ नहीं वापस नीचे हुई। मैंने किया तो फिर मसला होगा आपको। आसाम में तपे हुए लहजे में इसे वापस अपनी तरफ किया। अच्छा, ईश्वर जल्दी से ऊपर होते इसके होठों पर होंठ रखे। एंड इसी वक्त महावीर लिविंग रूम में एंटर हुआ था और इसकी सीधी नजर इन दोनों पर गई। ईश्वर की बैग इस तरफ थी। ईश्वर को तो नहीं देख पाई, लेकिन सामने महावीर को देख लिया था। वो फौरन से बाहर निकल गया। ईश्वर पीछे होते नर्वस हुई। बाहर अगर कोई पिछले खराबी की वजह पूछे तो मेरी तरफ मत देखना, सब हम पे शक करेंगे। यू नो। इसके सर पड़ते हाथ को अपने हाथ में लिया। आप जानबूझकर करते हैं ऐसा? आंखों में पानी आ गया। आप रोएंगी? सामने से पूरा बाहर सब क्या सोचेंगे? मैं बाहर आ ही नहीं रही। इज्जत के रूम में जा रही हूँ। हाथ छुड़वाते हुए दूसरी तरफ मुड़ गई। आपने डांस करना था। सामने जाते हुए लड़की को देखा। आप कर लेना मेरे हिस्से का। रूम का दरवाजा बंद करते इसे देखा। हाँ, मुझे राजी करना था। खुद नाराज हो गई। सर झटक के बाहर आया। ईश्वर कुछ देर तो वही बैठी इंतजार करती थी कि शायद आसाम इसके पीछे आए, लेकिन वो नहीं आया। पता बाहर से गाने चलने की तेज आवाज आ रही थी, तो इससे वहाँ बैठा नहीं जा रहा था। मैं खुद ही चली जाती हूँ, मुंह बनाते खुद ही। 10 मिनट बाद बाहर निकल आई। लोग हाथों में प्लेट पकड़े खाना खाने में मसरूफ थे। एक तरफ इसकी फैमिली जिसमें हमीद, आयशा
اسام، ابان اور رئیس بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور میں ان کے پاس آئی۔ سامنے مسکراہٹ چھپائی عائشہ نے ابان کو پلیٹ بنا کر دی۔ کہاں تھی؟ کب سے کہہ کے آئی ہوں، پر مجال ہے کبھی ماں کی بات پر کان دھرے ہوں۔ آپ کی بات پہ کان دھرنے کے بعد ہی ایسے حسین لوگ ملے ہیں مجھے۔ اسام کو گھورتے سوچا، پھر سب کے ساتھ کھانا کھایا۔ اسٹیج پر کچھ لڑکے ڈانس کر رہے تھے، شاید ماں کے دوست ہیں۔ تمہاری پریکٹس کیسی ہے؟ رئیس نے عشوے سے پوچھا۔ کرنا ہی نہیں ہے، منہ بناتے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے میاں جی کو جو نہیں پسند ان کی بیوی ڈانس کرے۔ اکڑے ہوئے انداز میں کہا۔ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے نا؟ عائشہ نے سام کی شاباشی دی۔ ہاں بالکل، بہت اچھی بات ہے۔ عشوے کلرز کر رہی تھی۔ ماما آپ بابا کے ساتھ گھر میں ڈانس کر لیجیے گا۔ ابان نے جلدی پر پھر سے تیل چھیڑا۔ ابان آپ اچھا نہیں بول سکتے تو پلیز بولا ہی نہ کرے۔ تل ملاتے عشوے نے چمچ پلیٹ میں ہی رکھ دیا۔ ہا ہا ہا، سب ہنسے تھے۔ کوئی بات نہیں، بچہ ہے، بچہ نہیں ہے اندر سے پورا، ہمیشہ ٹانگ کھینچتا رہتا ہے میری۔ اچھا اب چپ کر کے کھانا کھاؤ۔ ہوں اب تو ڈانس کروں گی یہیں پر سب کے سامنے۔ اسام کو سنائی آواز اتنی ہی تھی کہ بس اسام کو سمجھ آئی۔ ہمت ہے تو کر کے دیکھے، پورا کروں گی، کر کے دکھاؤں گی، چیلنج کرتے کھانا کھانے لگی۔ تم نے رئیس کو دیکھا کہیں؟ عزت کچن میں تھی جب نور اس کے پاس آئی۔ کیوں؟ برتن میں دودھ نکالتے سے دیکھا۔ ویسے ہی وہ شرم سے شرمائی۔ مجھے نہیں پتا، نہیں دیکھا میں نے۔ اس نے جھوٹ بولا کیونکہ اسے پتا تھا وہ باہر کھانا کھا رہے ہیں، شاید نور کی نظر نہیں پڑی تھی پر اوکے میں خود دیکھ لیتی ہوں۔ واپس مڑی۔ اچھا سنو، دودھ کا باؤل اوون میں رکھتے اسے روکا۔ جی؟ رئیس سے محبت کرتی ہو؟ پوچھا۔ جی، جس سے بات ہوتی ہے، جب سے بات ہوئی ہے تب سے۔ اور میں اس سے پہلے سے بنا کسی لگی لپٹی کے کہہ دیا۔ کیا؟ حیرانگی سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ رئیس اور میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور تم ہمارے درمیان ہلدی کی رول ادا کر رہی ہو۔ ہم، کہاں گیا یار، ایک تو گم ہو جاتا ہے۔ نہیں تو اگر ایسی بات ہوتی تو رئیس مجھے بتاتا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوتی۔ اوہو، کیسے بتاتا؟ تمہیں زبردستی اس سے بات منوائی جا رہی ہے۔ وہ لڑکا ہے اور لڑکوں کے ساتھ زبردستی نہیں کی جا سکتی، سختی سے کہا۔ کس نے کہا لڑکوں کے ساتھ زبردستی نہیں کی جا سکتی؟ کبھی کبھی لڑکے بھی اتنے ہی مجبور ہوتے ہیں جتنی لڑکیاں اگر باپ کی عزت سنبھالتی ہیں تو لڑکوں کو ماں کا مان رکھنا پڑتا ہے۔ نہیں، میں نہیں مان سکتی۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو ایسا ہی ہے، تمہارے ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب تم آرام سے انکار کر دو یا پھر کسی حادثے کی منتظر رہو، کیونکہ میں تمہیں تو رئیس کا نہیں ہونے دوں گی۔ آپ جیلس ہو رہی ہیں مجھ سے؟ نہیں، جیلس تو تب ہوتی جب رئیس بھی انٹرسٹڈ ہوتا تم میں۔ وہ تو ہے۔ یہ دیکھیں ان کے میسیجز آئے ہوئے۔ اپنا موبائل آگے کر کے اسے دکھایا۔ عزت نے اسکرین کو دیکھا تو رنگ پھک ہوا، یعنی وہ جو اتنا اترا رہی تھی وہ سب ایک لمحے میں خوش فہمی کا بت گرا تھا۔ ہو گئی تسلی، اب میں جاؤں؟ نور کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ عزت کے دل میں پیوست ہوئی تھی۔ بڑی مشکل سے مسکراتے اس نے خود کو مینج کیا تھا۔ گلا تر کرتے اسے دیکھا۔ یہ رئیس نہیں ہو سکتا، وہی ہے، کھول کے نہیں دکھاؤں گی، اتنا ہی کافی ہے آپ کے لیے۔ وہ مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ عزت کی ساری خوشی ہوا ہو چکی تھی۔ ٹیبل کو تھامتے کرسی پر بیٹھی جان تو نکل ہی گئی تھی۔ جیسے رئیس ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ آج سے پہلے اتنی شرمندگی کبھی بھی نہیں ہوئی تھی جتنی اب ہو رہی تھی۔ سر ٹیبل پر رکھتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ذہن اور دل بالکل خالی سا ہو گیا تھا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے کتنی دیر وہ خود کو سنبھال نہیں پائی۔ بیٹا دودھ گرم نہیں ہوا ابھی تک؟ کتب خان اندر داخل ہوئے۔ وہ بابا میں دیتی ہوں۔ وہ جلدی سے کھڑی ہوئی اور اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ کیا ہوا ہے میرے بچے کو؟ سامنے ہوتے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ کچھ نہیں، آنکھوں کا کاجل پھیلاتا اسے افسردہ بنا رہا تھا۔ مجھے بھی نہیں بتاؤ گی؟ ہم دوست ہیں نا؟ کرسی کھینچ کے پاس بیٹھے۔ پھر عزت نے انہیں سب بتا دیا۔ میں حمید سے بات کروں گا اس لڑکی کی۔ اس سے کیا ہوگا؟ مان تو مامی نہیں رہی، پریشان نہ ہو، مان جائیں گی وہ۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھا تسلی سے۔ یار جب رئیس نہیں مان رہا تو مجھے لگتا ہے رئیس بدلا نہ لے رہا ہو اس سے، ہو سکتا ہے۔ بھائی کی شادی پہ اب ایسے رہو گی تو اچھا نہیں لگے گا نا؟ اس کی بکھری حالت پہ چوٹ کرتے کہا۔ نہیں، وہ ہنسی۔ میں اب ٹھیک کرتی ہوں۔ دودھ نکال کے انہیں دیا، پھر اپنے کمرے میں آ کر دوبارہ سے پورا میک اپ سیٹ کیا۔ کیا ہوا؟ عشوے جو اسے ڈانس کے لیے بلانے آئی تھی، اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، میک اپ خراب ہو گیا تھا، وہی ٹھیک کر رہی ہوں۔ اچھا آ جاؤ باہر آتی ہوں تم چلو۔ اسے دیکھا۔ یہ تمہاری لپسٹک کہاں گئی؟ اتنی پیاری لگ رہی تھی۔ کھا گئی ہوں، کھانا نہیں ملا، کم تھا، جواب دیا۔ عشوے دروازہ کھولا اور آسام نے اندر جھانکا۔ بھائی آ جائیں۔ عزت نے جلدی سے دوپٹہ سر پر کیا۔ نہیں، وہ عشوے سے بات کرنی تھی۔ وہ عشوے کو دیکھ رہا تھا۔ عزت کی نظر آسام کے ہونٹوں سے ٹکرائی تو سمجھ آیا کہ لپسٹک اس نے کھائی۔ ایک دم سے ہنسی نکل گئی۔ عشوے لپسٹک لگا لینا۔ باہر نکلتے شرارت سے اسے دیکھا۔ ڈیش ڈیش ڈیش۔ تین گالیاں جو اس نے عزت کو من ہی من میں دی تھی۔ آپ میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ کہہ دیں کتوں کی طرح
کہہ دیں کتوں کی طرح بیڈ پر بیٹھتے کہا استغفراللہ، ڈانس نہیں کرنا عشوے، میری بات نہ مانی آپ نے تو اچھا نہیں ہوگا، میں کروں گی اور اگر آپ نے میری نہ مانی تو اچھا نہیں ہوگا۔ صحیح ہے ٹھیک ہے، شوق سے کیجیے، جاؤ۔ اسٹیج میں عشوے کا نام پکارا گیا تھا، وہ باہر گئی، حسام وہیں بیٹھا رہا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ بلو کلر کے شرارے کے ساتھ کچھ دیر پہلے اس نے اورنج کلر کا دوپٹہ لیا ہوا تھا اور اب گرین کلر کا۔ ہال میں مکمل اندھیرا تھا، بس ایک اسپاٹ لائٹ اسٹیج پر تھی، اس کے ساتھ اور لڑکیوں نے بھی ڈانس کرنا تھا، لیکن پہلے انٹری اس کی تھی، دوپٹہ سر پر رکھے دونوں طرف سے پیچھے جھول رہا تھا۔ اسپاٹ لائٹ میں پہلے اس کا پاؤں نظر آیا، چھنکی آواز کے ساتھ دوبارہ چھنکی آواز پہ پاؤں ہلکا سا ہلا تھا۔ یہ کس کی ہے آرٹ؟ دونوں پاؤں سامنے آئے، یہ کس کا ہے؟ سایہ لائٹ ایسے پڑی تھی کہ اس کا سایہ اسٹیج پر نظر آیا، ہوئی دل میں دستک، جس پر ہاتھ رکھتے دستک دی، اسپاٹ لائٹ تھوڑی پھیلی، یہاں کون آیا؟ آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے دیکھنے کی کوشش کی، ہم پہ یہ کس نے ہرا رنگ ڈالا؟ ہرا رنگ اڑتا ہوا اسپاٹ لائٹ کے سامنے آیا تھا، میوزک تیز ہوا اور وہ گھومی، اسٹیج فل اندھیرے میں تھا۔ اوہو، ہم پہ یہ کس نے ہرا رنگ ڈالا؟ اسٹیج ترتیب سے بہ رہے تھے، اسٹیپ ترتیب سے بہ رہے تھے، خوشی نے ہمیں مار ڈالا، ماتھے پر ہاتھ رکھتے سر کو جھکایا، اور یہ آگے گانا ہمارا، آپ لوگ خود ہی ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا۔ ہاتھوں کو ہوا میں تھرکاتے وہ ساتھ گھوم بھی رہی تھی، نہ چاند ہتھیلی پر سجایا، ہتھیلی پر دیا رکھا جو مہندی کی پلیٹس کے ساتھ رکھا ہوا تھا، یہ سارا اس کا بتایا گیا، پھر بھی پڑھنا تو پڑے گا۔ نہ تاروں سے کوئی بھی رشتہ بنایا، آسمان کی طرف دیکھا، نہ رب سے بھی کوئی شکایت کی، دیے کو گال کے قریب لے جا کر سر چھپایا، ہر غم کو ہم نے چھپایا، دیا آنکھوں کے سامنے آیا، ہر ستم کو ہنس کے ٹالا، ہنس کے اٹھایا، دیا ٹھٹھا کر کے اس کا آئل دونوں ہتھیلی پر گرا، کانٹوں کو بھی گلے سے لگایا، پھر وہاں آئل کان کے پیچھے انگلیوں سے مس کیا اور پھولوں سے زخم کھایا۔ جو ہی اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس پہ سرخ رنگ لگا ہوا تھا، ہم مگر دعا میں، جب یہ ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے ہاتھ باندھے ہوئے، یہ آ رہا ہے خود ہی، یہ آپ تو خود ہی ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا، سارا اس کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ اینڈ پہ وہ دیا سر سے اوپر کیے، وہ زمین پہ اس انداز پہ بیٹھی تھی جیسے صدیوں سے کوئی اداسی اپنے محبوب کے لیے محور انتظار ہو۔ اسپاٹ لائٹ غائب ہوئی اور ہال میں روشنی پھیلی، نظر اٹھا کے سامنے دیکھا تو پورا ہال خالی تھا، سوائے ایک شخص کے، وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ ہیں عشوے نے دیا نیچے رکھا، سب کہاں گئے؟ آپ کو شوق پورا ہو گیا؟ آسام مزے سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا، باقی سب کہاں ہیں؟ کچھ اپنے گھر میں اور کچھ حمید صاحب کے گھر میں۔ آپ نے اچھا نہیں کیا، عشوے کی ساری محنت ضائع ہو چکی تھی، دیے کو پاؤں میں کھسکاتی وہ نیچے اتری، آپ نے اچھا نہیں کیا، اور جو آپ کر رہی ہیں وہ اچھا ہے؟ سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا، سارا خون جیسے گالوں پر آ گیا ہو، آپ کو پتا ہے آپ کی طبیعت پھر بھی لازمی ضد پوری کرنی تھی، ہانپتی ہوئی عشوے کو سینے سے لگایا، آپ نے اچھا نہیں کیا، اسے غصہ تھا، جس نے دیکھنا تھا اس نے دیکھ لیا، کافی ہے آپ کے لیے، اور خبردار دوبارہ ایسی حرکت کرنے کا سوچا بھی تو۔ کمر سے لاتے اس کی سانس بحال کرنے کی کوشش کی، اور اب آرام سے گھر چلے، کل صبح چھوڑ جاؤں گا۔ نہیں، ماما کے گھر ہی رہیں گے پلیز۔ سر اٹھا کے اسے دیکھا، ایک بات منوائی ہے تو میری مان لے۔ ہوں ٹھیک ہے، وہ راضی ہو گئی، چلے اب ابان کو لے آئیں، اسے یہی رہنے دے، ایویں تنگ کرتا رہے گا، جو بھی ہے ہماری ذمہ داری ہے، اسے لے کر جائیں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کی، وہ لوگ واپس آ رہے تھے، کچھ نہیں ہوتا، آ جائے گی، مسکرائی۔ پھر وہ لوگ ابان کو لے کر اپنے گھر واپس آ گئے۔ اگلے دن ہال میں رخصتی کا فنکشن تھا اور عشوے آرام و سکون سے ایک طرف بیٹھی تھی، مجال ہے، دو قدم ہلی اور پاؤں ہلکے ہلکے سوجن زدہ تھے، گھر جا کے آسام سے بھی خوب ڈانٹ کھائی تھی۔ ایک بجے تک وہ لوگ جاگتے رہے تھے، پورا چیک اپ کروایا تھا، ڈاکٹر نے سختی سے تاکید کی تھی کہ اب ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے زیادہ تھکاوٹ ہو۔ ماما میرے کپڑے دیکھیں کیسے چرمر ہو گئے ہیں۔ ابان بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا، کچھ نہیں ہوتا بیٹا، کاٹن کے کپڑوں کا ایسا ہی ہوتا ہے، اسے تسلی دی۔ آسام ابھی تک نہیں آیا تھا، وہ بارات کے ساتھ نہیں گئی تھی، ماما کے ساتھ ہال میں تھی، ابان کو بھی نہیں بھیجا تھا، رسمیں تو ساری یہیں ہونی تھی، پھر وہاں جانے کا کیا فائدہ؟ بابا سے کہیں میرے دوسرے کپڑے لے آئیں، اس کے پاس کھڑا تھا، ہاں پتہ نہیں خود بھی آتے ہیں یا نہیں، فون دے میں کہوں، اس کی گود سے موبائل اٹھایا، پھر آسام کو کال ملائے، آ رہا ہوں، ریسیو کرتے کہا بابا میں ابان بات کر رہا ہوں۔ اچھا ابان کون؟ آپ کا بیٹا ہوں یار، مجھے کپڑے چاہیے، ماما والی بیماری لگ گئی ہے آپ کو بھی؟ ہاں وہ ہنسا، میرے کپڑوں کی پریسنگ خراب ہو گئی ہے تو نیو لینے ہیں آپ؟ جی بابا، اچھے نہیں لگ رہے، جیسے آپ نے پہنے ہیں ویسے لے کر آنا۔ اصل اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ سام جیسا دکھے، کیوں میچنگ کا چسکا بھی لگ گیا ہے بابا، مما نے عجیب سا رنگ سلیکٹ کیا ہے اور وہ ان کو تو پیارا لگ رہا ہے لیکن میں اچھا نہیں لگ رہا۔ عشوے حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اوکے میں دیکھوں گا وہ چیزیں
समेट रहा था। थैंक यू बाबा, वेलकम, मम्मा को दो। चाबी उठाते बाहर निकला, ये ले मामा, बाबा बात करेंगे। फोन इससे पकड़ाया, अस्सलाम वालेकुम कान से लगाते सलाम किया। वालेकुम सलाम, तबीयत कैसी है? ठीक हूँ, कब आएंगे? निकल रहा हूँ, और अबान के किए कपड़े लाने हैं। इससे पूछा, मुझे क्या पता इतने अच्छे लग रहे हैं। अच्छा चले ठीक है, गाड़ी में बैठ चुका था। ओके, कॉल बंद कर दी। ऐसे ही बाबा को मुश्किल में डाल रहे हैं। ये अच्छे भले तो हैं मामा, मुझे गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही। बाबा के जैसे दुखों का तो बाबा के जैसे दिखूंगा तो मिल जाएगी। ऐसे इन पर्पल कलर के कपड़ों में मैं जो लग रहा हूँ, दांत पीसते इसे देखा हूँ। सर हिलाते ईश्वर से पूरा आए पड़े। ना ही मिले तो अच्छा है मामा, मुझे अब सही लग रहा है, आप मेरी स्टेप मॉम है। वाह वाह, अच्छी बात बताऊंगी तो स्टेप मामा और खुद जो हरकतें करते हो तुम दोनों, फिर लड़ पड़े हो। आशा काम से गई थी, वापस आए थे, दोनों चोचे लड़ा रहे थे। नानू, आपकी बेटी हर वक्त अपनी मर्जी चलाती है। आप देखें, ये कपड़े मुझ पर अच्छे लग रहे हैं। आशा ने अश्वे को देखा, इसे जो पसंद थे वो पहना देती। वहाँ इसने खुद पहने हैं। अब प्रेस थे, जो दिल कर रहा था पहन लेता। पहले मेहमान बन के मैचिंग की है, अब सारा इल्जाम मुझ पर लगा रहा है। उफ, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। असाम के दिमाग का दही करते हुए तुम दोनों असाम के दिमाग का भी दही करते होंगे तुम दोनों। आयशा के पास सर पटकने के अलावा कोई चारा नहीं था। कुछ देर बाद बारात आई, फिर असाम भी आ गया। अबान के कपड़े भी लाया था जो इसने ब्राइडल रूम में चेंज किए थे। इज्जत ने दुल्हन को स्टेज पर बिठाया था। रईस मुसलसल इसी को देख रहा था, और ईश्वर ने ये बात फौरन नोट की थी। पास बैठे असाम को देखा, आज से कहा था कि मामा से बात करूंगा। इसकी नजरों के ताकुब में देखते वो इशारा समझ गया था। मौका मिले तो ओके लाजमी करना, हूँ करूंगा। मोबाइल पर वक्त देखा, शाम के 5 बज रहे थे। हेलो, वो साइड पे खड़ा था जब नूर इसके पास आई। जी, इसने इज्जत को तलाशा। वो सामने ही स्टेज पर वहाँ बेस से बात कर रही थी। कोई आपसे कुछ पूछना था। इसने भी इज्जत को देखा। पूछिए। इसका अंदाज बस जान छुड़वाने वाला था। आपने कल मुझे मैसेज किया था कि मैं इज्जत से दूर हूँ। आपने क्यों कहा था ऐसा? कल जब वो किचन में मेरे इसके पास खड़ी थी तभी इसे देखा और मैसेज किया था। पहला मैसेज नूर ने ही किया था। पता नहीं कैसे नंबर इसको मिला था, सॉरी नहीं बता सकता। आप इज्जत को पसंद करते हैं? डायरेक्ट पूछा। हाँ, एक नजर इसे देखते जवाब दिया। तो शादी क्यों नहीं कर रहे? मामा नहीं मान रही हूँ। मैं मदद करूँ? कैसी मदद कर सकती हूँ? मैं इनकार कर देती हूँ फिर आप लोग। मसला ये नहीं कि आपसे से नहीं करनी, मसला ये है कि इज्जत से करनी है। आप इनकार कर देंगे तो वो किसी और को लेकर आएंगी फिर। वो खामोश हो गई। इज्जत इन दोनों को देख चुकी थी। इनकी तरफ आते नूर को बुरा हाय फसानी फसानी के साथ अच्छी अटैचमेंट हो गई थी। देख देख नूर को रही थी और सुना रईस को रही थी। हाँ जी, करनी तो पड़ेगी ना। नूर ने इसे देखा, जेलस होती प्यारी लग रही है। इसके चेहरे को देखते दोबारा बोली, जी नहीं, मैं क्यों जेलस होंगी, मैं बस रईस को बुलाने आई थी। तुम्हें वहाँ स्टेज पर बुला रहे हैं। मुंह बनाते चली गई। रईस गया तो पता चला किसी ने नहीं बुलाया। नूर भी वहाँ से चली गई थी। इज्जत मजे से अब वहाँ खड़ी थी। रस्में हुई, खाना खिलाया, गपशप लगाई, अल्लाह अल्लाह करके शादी का शोर शराबा खत्म हुआ तो दिन फिर बोरियत भरे हो गए। वही रूटीन, खाओ पियो काम करो और सो जाओ, जो कि हम मेरी चल रही है आजकल, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है और मैंने यही करना होता है, खाना पीना सो। काम शाम मैं अब करती नहीं हूँ, पहले बहुत काम किए, अब काम नहीं करती, अब जान जाती है, अब काम नहीं करने, गर्मी बहुत है। अबान स्कूल चला जाता था। असाम अबान के आने तक वहीं रहता, फिर वो ऑफिस और अबान के साथ। दरअसल वो ईश्वर की तबीयत की वजह से इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। कामों के लिए मेड भी आ गई थी, वो काम करके चली जाती थी। शाम का इरादा था किसी इरादे से पूरी टीम रखेगा ताकि वो सब अपने तरीके से मैनेज करे। सिर्फ एक मेड पूरे घर की तो और नहीं टेक ओवर नहीं कर सकती ना। दिन तेजी से गुजर रहे थे। सियोन में 7 मंथ स्टार्ट होने वाला था और अब बहुत ज़्यादा केयर करनी थी। अबान ईश्वर का पूरा ख्याल रखता था। अक्सर शाम को पूरी पूरी रात ईश्वर के साथ जाके गुजारनी पड़ती थी। करवट बदलना, बिठाना, उठाना, सब के लिए इसे किसी के सहारे की जरूरत थी। पहली बार तो ज़्यादा मुश्किल होता, साथ डर और बहुत ज़्यादा एहतियात। हर माह चेकअप हो रहा था। शाम ये पिन उठा दे, नीचे से वो कंघी कर रही थी। पिन लगाते हाथ से गिर गई, सामने उठा के खुद ही लगा दी। इन कुछ दिनों में इसे सही एक्सपीरियंस हो गया था सब चीज़ों का। आज चेकअप के लिए भी जाना है, ईश्वर ने याद कराया। याद है मुझे, सारे बालों को समेट के चुटिया बनाई। बाल भी गिर गिर के कम रह गए थे। मैं डॉक्टर से पूछ लूँ बेटा है या बेटी, क्योंकि ये चीज़ें अच्छी नहीं समझी जाती। जो भी था इनका ही था। हाँ पूछ लें, अगर वो बता दे तो पूछूंगी। अगर बेटी हुई तो इसका नाम खुशी रखूंगी। क्यों?
آئینے سے اسے دیکھا تاکہ جب آپ مجھ سے پوچھے کہ آپ نے مجھے کیا دیا ہے تو میں کہوں خوشی. ہا ہا ہا. ویری فنی. وہ ہنسی. اچھا نہیں ہے کیا خوشی نیم اچھا ہے لیکن ہم ایزل رکھیں گے. جو آج کل بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں ایزل نام چل رہا ہے. دیکھتے ہیں کس کی چلتی ہے جو کہ اس کے تپتے گال پر ہونٹ رکھے پھر صاف کیے. وہ پریگنینسی کے اس دور میں بہت پیاری ہو گئی تھی. پھولا پھولا جسم اور فلملاتا چہرہ. شام کو وہ لوگ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے. الٹرا ساؤنڈ کی مشین لگواتے عائشہ نے ڈاکٹر سے جینڈر پوچھا تھا. رپورٹ میں دیکھ لیجیے گا. انہوں نے نہیں بتایا. اوکے. کچھ دیر بعد رپورٹس لے کر وہ باہر آئی تھی. حسام ویٹنگ ایریا میں اس کا ویٹ کر رہا تھا. آگے آتے اس کا ہاتھ پکڑا. دیکھیے پہلی گاڑی میں تو بیٹھے. آہستہ آہستہ قدم رکھتے اس نے مشکل سے سیڑھیاں اتری تھی. 2-3 ہی سیڑھیاں تھی. گاڑی میں پہلے اسے بٹھایا پھر خود آ کر بیٹھے. رپورٹ دیکھتے جینڈر چیک کیا. ہونٹ چک رہے ہیں. میل ہے. اسے بتایا. کیا آپ کو کیسے پتا؟ مجھے پتا ہے. پہلے جب ابان ہوا تھا تب ڈاکٹر نے بتایا تھا. مجھے یاد تھا. اوہ اچھا. ان کی خواہش بیٹی کی تھی لیکن بیٹا. سیڈ مت ہو. اب آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی نا کہ ہم دونوں باپ بیٹا مل کر آپ کی بیٹی کو بھی بے شرم بنا دیں گے. اب تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہوگا. گاڑی سٹارٹ کرتے دل بہلایا. حالانکہ اسے بھی تھوڑا سا فیل ہوا تھا. اس میں کچھ دن ڈسہارٹ رہی تھی. جو بھی تھا انہیں کی اولاد تھی. اب اسے پھینک تو نہیں سکتے تھے نا. ماما کو بتایا تو انہوں نے صحیح کلاس لی. اللہ کی مرضی ہے جو بھی دے. اولاد ہو رہی ہے. اللہ کا شکر کرنے کی بجائے تم پتہ نہیں کون سے پلان بنا رہی ہو. وہ بھی تو ہوتے ہیں نا جو نا جن کی اولاد ہی نہیں ہوتی. اور سامنے وہ مشکل عائشہ کو کنٹرول کروایا تھا ورنہ ساری رات اسی کو عشوہ کے ساتھ جاگنا پڑتا. اللہ اللہ کر کے وہ دن بھی آ گیا. سامہ بھی گھر سے نکلا تھا جب عشوے کو لیبر پین سٹارٹ ہوا تھا. لاؤنج پہ بیٹھی تھی. وہاں سے ابان بھی بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا. ابان ماما. وہ اس کے پاس آیا. بابا کو بمشکل کہا. ابان نے فوراً کال کی. وہ سامنے بھی فوراً اٹھایا. اس کے معاملے میں وہ الرٹ رہتا تھا. بابا ماما کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. جلدی ہے. اس کی حالت دیکھ کے وہ خود بھی رونے لگ گیا تھا. ماما کچھ نہیں ہوگا آپ کو. ابان نے سختی سے ابان کا ہاتھ پکڑا. ماما وہ آواز کے ساتھ رونے لگا تھا. عشوے چیخنے لگی تھی. 2 منٹ میں اسام پہنچا. ماما بابا بابا ماما. وہ پیچھے ہوا. سامنے سے اٹھایا اور باہر نکلا. ابان بھی ساتھ کیا تھا. سارے راستے عشوے تڑپتی ہوئی گئی تھی. یہ وقت کسی بھی عورت کے لیے اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. جان نکل رہی ہوتی ہے جب وہ دوسری جان کو جنم دیتی ہے. اسے ایمرجنسی میں لے جایا گیا. فوراً کیس کرنا تھا. اسام نے عائشہ کو کال کر کے ساری سچویشن بتائی. انہوں نے آنے کا کہہ کے کال بند کر دی. بابا ماما کو کیا ہوا ہے؟ ابان پریشانی سے ابھی تک آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے تھا. کچھ نہیں بس دعا کرے. اسے خود سے لگاتے تسلی دی. کچھ دن میں نرس نے بیٹے کی نوید سنائی تھی. میری وائف ٹھیک ہے؟ پوچھو. اسے عشوے کی ٹینشن تھی. جی جی الحمدللہ دونوں ٹھیک ہیں. نرس واپس چلی گئی. عائشہ بھی آ گئی تھی. اس کے بعد سب کچھ عائشہ نے ہی سنبھالا تھا. ابان اداس تھا کیونکہ اسے بھی بہن چاہیے تھی. عائشہ کو عزت کے لیے مانتے مانتے 4 سال بیت گئے تھے. آخر وہ مان ہی گئی تھی. آسام کے سمجھانے پر بھی وہ اپنی ضد پہ اڑی رہی تھی. اسے تب سمجھ آیا تھا اس کی بیوی بھی اپنی ماں پر ہی گئی تھی. رئیس کی شادی کا دن تھا اور عشوے بہن ہو کے لیٹ ہو گئی تھی. ماما آج بھی آپ نے وہی حرکت کی ہے نا؟ 4 سال کا اذان منہ پھلائے اس کے روم کے دروازے پہ کھڑا تھا. کیا وہ عزت جو 3 ماہ کی تھی کو گود میں لیے سلانے کی کوشش کر رہی تھی. آسام ہمیشہ کی طرح لیٹ تھا. میچنگ. ماما آپ کو کیا ملتا ہے؟ آپ اپنی بیٹی کو پہنایا کریں. یہ کلر ڈریسز مجھے اور بھائی کو لڑکی بنا دیتی ہیں. اسے گھورتا ہوا واپس چلا گیا. عشوے نے رونے والی شکل بنائی ہوئی تھی. بچوں سے پہلے وہ کتنی سکون میں تھی نا. عزت کو بخار تھا. اسے وہ توجہ دیتی تو اذان ابان سے لڑائی کر کے پہنچ جاتا روتا ہوا. اسے چپ کرواتی تو عزت شروع ہو جاتی. سارا دن اس کا انہی دونوں میں چلا جاتا تھا. ابان اب اتنا تنگ نہیں کرتا تھا بلکہ وہ کافی حد تک اس کی مدد کرواتا تھا لیکن اس کی اذان سے بالکل نہیں بنتی تھی. دونوں ایک دوسرے کو بس کچا چبا جانے کی حد تک تنگ کرتے تھے. آسام کی غیر موجودگی میں گھر میں ایک جنگ چھڑی ہوتی تھی. جو ہی گاڑی گیٹ سے انٹر ہوتی تھی گھر میں سکون. عزت کو سلا کے وہ خود تیار ہوئی تھی. پھر باہر آ کر پہلے ابان کو دیکھا. ہائے ماما مسکرا کے چڑھایا. بہت بدتمیز ہو. کیوں تنگ کرتے ہو اسے؟ چھوٹا ہے تم سے. میں نہیں کرتا ماما وہ خود کرتا ہے. اسے اور کپڑے نکال دیتے. اذان کے کپڑے نکالے. کوئی بھی پسند نہیں ہے اسے. سب دیکھے ہیں. آخر میں پھر مجھے غصہ آیا تو لگا دی ایک کان کے نیچے. عشوے سے دیکھ کر رہ گئی. نہیں مارا. مذاق کر رہا ہوں. اسے لگا عشوے ہرٹ ہوئی ہوگی. مت کیا کرو ایسے مذاق. اچھا سوری میں اسے مناتا ہوں. آپ اس دل کو دیکھ لیں. وہ لیپ ٹاپ چھوڑ کر اٹھا. پھر اذان کے لیے خود کپڑے سلیکٹ کر کے اس کے پاس آیا. بات سنو یار. اس کے پاس بیٹھا. آپ کو یار نہیں ہوں. غصے سے گھورا. بڑی تو ہو نا. مسکا لگایا. ہاں لیکن میں یہ بھی نہیں پہنوں گا کیونکہ یہ والے پرانے ہو گئے ہیں. پہلے پہنے تھے برتھ ڈے پہ آپ کی. ادھر آؤ. اچھلتے ہوئے اذان کو پکڑا. کیا ہے؟ وہ ناراض تھا. ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو. لڑکے جو ہوتے ہیں نا وہ ہر فیشن میں ایک ہی
جوڑا پہن سکتے ہیں، لڑکیاں الگ لیتی ہیں۔ اب اگر تم نے یہ نہ پہنا تو تم بھی لڑکی سمجھے جاؤ گے۔ اسے ڈرایا ہے۔ وہ واقعی اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کسی بھوت کے مطابق بات کر رہا ہو۔ ہاں اب یہ پہنو، شاباش، اسے اٹھایا۔ اوکے، پھر اسے اذان کو تیار کیا۔ اس پہ ایزل کو بھی تیار کر چکی تھی۔ اذان کے آنے تک وہ ریڈی تھی۔ میری بیٹی کی طبیعت ٹھیک ہے، ایزل کو اس سے لیتے خود اٹھایا۔ اذان بیگ جس میں اذان اور ایزل کے کپڑے تھے رکھ چکی تھی۔ آ جائیں، اذان کو دیکھا جو پہلوانوں کی طرح منہ پھولائے زمین پر دیکھتا چل رہا تھا۔ اذان نے اذان کو اشارہ کرتے پوچھا، کسے کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، کپڑے نہیں پسند آئے؟ اچھا عشوے کو بٹھا کے کسی ایزل کو پکڑایا۔ اذان اور اذان پیچھے بیٹھ چکے تھے۔ وہ لوگ سیدھا ہال میں آئے تھے۔ سب سے مل کر ایزل اس کی نانوں کے حوالے کر دیا۔ اذان کو اذان نے سنبھال لیا۔ اذان اپنا خیال خود رکھ سکتا تھا۔ یہ کیا؟ عزت دلہن بنی بیٹھی تھی۔ کمرے میں آیا، پھر کنڈی لگائی، جوتے اتار کے ایسے ہی پھینکے، شیروانی اتار کے صوفے پر اچھالی اور اس کے پاس آ کر گر گیا۔ یہ میں ہوں، یہ میری بیوی ہے اور اب ہماری ساری رات مزے کرنے والے ہیں۔ گھونگھٹ اٹھا کے اس کی گود پہ سر رکھ کے اندر سے جھانکا۔ ہاں ہاں ہاں، ویری فنی، پیچھے ہو۔ ہاں ایسے بولتے ہیں مجاز خدا کو؟ نہیں، لیکن تمہیں بھی پہلے مجاز خدا کی طرح آگے میرا گھونگھٹ اٹھانا تھا۔ لیکن نہیں، تمہیں کون سا پڑی تھی مجھ سے شادی کرنے کی؟ تم تو اس نور سے شادی کرنے والے تھے نا؟ جی نہیں، میں نے عین نکاح کے وقت انکار کر دیا تھا۔ ہاں، کیونکہ وہ مجھ سے ہو رہا تھا۔ رئیس کو بتایا نہیں تھا اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے۔ وہ اتنا الجھا ہوا تھا کہ بنا کچھ سمجھے نکاح خواہ کے سامنے انکار کر دیا۔ پھر جب سب نے اسے صحیح ڈانٹ کے سمجھایا تو عقل میں بات پڑی تھی۔ مجھے پتا ہوتا تو اتنا اونچا کہتا کہ بس بس بس، اب آرام سے بیٹھے رہو، میں سونے لگی ہوں۔ ایسے ہی سونے لگی ہوں؟ اس کا بازو پکڑتے رکا، چھوڑو میرا ہاتھ۔ نہیں چھوڑنا، وہ جو سونا بھی نہیں ہے۔ زبردستی واپس بٹھایا اور اس سے ناراض تھی کیونکہ اس نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ مجھ سے چھوٹے ہو، ذرا تمیز سے رہنا۔ دوبارہ اٹھی، نکاح ہوئے بھی چند کرتے ہوئے اور اسے نیچے لگا چکی تھی۔ بے شک چھوٹا ہوں لیکن آپ کا شور ان کو منمنایا۔ شور ہو تو کیا زبردستی کرو گے؟ میرا کوئی موڈ نہیں ہے ساری رات جاگنے کا۔ پریشان نہ ہو، کام پر چند منٹ سر پر ہاتھ پھیرتے اسے دیکھا۔ اپنا یہ منہ بند رکھو، سکون سے بیٹھو۔ پاؤں پٹکتے وہ باتھ روم میں بند ہو چکی تھی۔ رئیس کو بھی سے منانا تھا، ماما یہ کھول دے۔ اذان کالے رنگ کا پتھر لیے اس کے پاس آیا۔ یہ وہی تھا جو اذان نے شادی سے پہلے اسے دیا تھا۔ بیٹا، اس کا پاسورڈ آپ کے بابا کو پتا ہے؟ وہ ایزل کو فیڈ کروا رہی تھی۔ بھیا کو پتا ہے، وہ نہیں بتاتے۔ وہ ہمیشہ اسٹڈی ہی رہتا تھا۔ کیا کسی نے پنگا لے کے یا اپنی کسی شکل میں؟ اچھا میں اس سے پوچھتی ہوں، 2 سال پہلے جب اس نے وہ پتھر اذان کو دیکھا تھا تو اس نے کھول کر دیا تھا۔ اس میں رنگ تھی اور یہ رنگ اتنی قیمتی تو نہیں تھی جتنی سالار نے اس امامہ کو دی تھی، لیکن مجھے یقین ہے یہ آپ کے ہاتھ میں امامہ جتنی ہی پیاری لگے گی۔ ہاتھ کی پشت موٹر سے لگاتے اسے کہا، اس انگوٹھی کے اندر کالے رنگ کا ہیرا جڑا ہوا تھا جو چاند کی شکل میں تراشا گیا تھا۔ اسام نے اس کی زندگی میں ہر رنگ سے اسے پھول کھلائے تھے۔ وہ مکمل تھی اپنے بچوں اور اتنی محبت کرنے والے شوہر کے ساتھ۔ اس کی زندگی کی تمام مشکلات کہیں دور جا سوئی تھی۔ ایزل کو تھپکی دیتے وہ مسکرا رہی تھی۔ اسام قریب سکون سے سو رہا تھا۔ اذان باہر دوبارہ ابان کا سر کھانے جا چکا تھا۔ ایزل کو الگ کرتے عشوے نے ایزل کو بیڈ پر ڈالا، پھر کروٹ کے بل لیٹ کی ایزل، اذان، ابان، عشوے اور اسام پرسکون زندگی کی پرسکون ندی میں بہہ رہے تھے۔ دا اینڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا اور ملتے ہیں نیو ناول کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور کچھ بھی ناول آپ میرے سے ریڈ آؤٹ کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا۔ اور اب میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔